प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के। वो छेड़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदीश में जगदीश में। हर इंद्रियों पर ताव कर, हम वीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें फल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, कर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। So a very good afternoon to one and all present here. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एंड ई-वे बिल. I will be covering tax invoice part. Debit and credit note will be covered by Gunjan, and the whole concept of e-way will be covered by Nikhil. So basically, what is tax invoice? एक invoice क्या होता है? एक invoice होता है कोई commercial instrument जो कि issue करता है supplier for a goods or service to the recipient. इसमें both the parties identify होती है, goods का description होता है और prices and discounts भी होते हैं. जीएसटी रिजीम में इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस होता है, जो कि टैक्स इनवॉइस रेफर हुआ है सेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. दिस सेक्शन मैंडेट्स द इशुएंस ऑफ एन इनवॉइस और अ बिल ऑफ सप्लाई फॉर एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. टैक्स इनवॉइस इशू कौन करता है? अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस. ये टाइम लिमिटेड टैक्स इनवॉइस इशू करने की इन द केस ऑफ गुड्स. अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है और सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उसमें टाइम लिमिट क्या होगी टैक्स इनवॉइस इशू करने की? एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. जब भी अपने गुड्स रिमूव हो गए उस दिन टैक्स इनवॉइस इशू करने की डेट हो जाएगी. सेकंड है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स लाइक कोई गुड्स है जो हर मंथ सप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है, तो उसका कोई स्टेटमेंट भी होता है, अकाउंट स्टेटमेंट या कुछ भी स्टेटमेंट. तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट इज इशूड और पेमेंट इज रिसीव्ड, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो माना जाएगा. थर्ड, अगर कोई गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें मानेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट व्हिचएवर इज अर्लियर. फोर्थ केस है अगर गुड्स सेंड कराए ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस पे, तो उस पे बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसमें अपन कंसीडर करेंगे. फिफ्थ केस है रिवर्स चार्ज बेसिस का. इसमें 3 चीजें होती है, तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो माना जाएगा. पहला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सेकंड आ जाएगा 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर. थर्ड आ जाएगा डेट ऑफ पेमेंट. तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट कंसीडर करेंगे. अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में देखते हैं. अगर नॉर्मल सिनेरियो कंसीडर करें तो इसमें आ जाएगा इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. नॉर्मली 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, पर बैंक या एनबीएफसी के केस में 45 डेज कंसीडर करेंगे. और अगर 30 डेज या 45 डेज के अंदर हम इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं तो देन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो कंसीडर करेंगे. सेकंड, अगर सीजेशन ऑफ सर्विस वाला केस देखें, इसमें इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सीजेशन.
जितना भी अपन ने सप्लाई करी है खाली कुछ उस पार्ट का ही इशू करेंगे अपन। थर्ड, रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस में इसमें दो कंडीशन होगी, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो कंसीडर करेंगे। फर्स्ट, डेट ऑफ पेमेंट, सेकंड 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। फोर्थ केस है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का। इसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। अगर अपन को कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता चल रही है तो इसका टाइम लिमिट हो जाएगी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। पर अगर अपन को पेमेंट लिंक है कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट से तो डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। और अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अपन कॉन्ट्रैक्ट से असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट हो जाएगा। ये एग्जांपल है, एक आर्यन मैन्युफैक्चरर है जो सप्लाई कर रहा है गुड्स राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स को दिल्ली में। द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री इन दिल्ली ऑन 23rd September. When should आर्यन मैन्युफैक्चरर should issue invoice? 23rd. मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो क्या देखेंगे? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। सेकंड केस है एबीसी सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं रॉयल ज्वेलर्स को फॉर देयर ज्वेलरी एग्जीबिशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5th October. इस केस में कब इशू करेंगे? 30 डेज वाला लगेगा 4th November. नेक्स्ट, मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस को कैसे कैसे किस किस पार्टी को कब इशू करना है? सबसे पहले अगर अपन सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल गुड्स का, जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो रेसिपिएंट रखेगा, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को दे देंगे, ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर रखेगा। अगर हम सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज की बात करें तो इसमें ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट रखेगा, डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर रखेगा। बेसिकली सर्विसेज के केस में तो सिर्फ दो ही कॉपी जनरेट होना है क्योंकि तीसरा ट्रांसपोर्टर का कोई रूल नहीं है ना। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। बेसिकली कोई इनवॉइस का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे नहीं रखा, बट रूल्स में ये मैंडेट कर रखा है कि आपको इन फील्ड्स के बारे में बताना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है, बतानी पड़ेगी। जैसे नेम, फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, उससे कंटेंट होना जरूरी है जो भी रूल 46। जैसे नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द सप्लायर। सेकंड, कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर इन वन और मोर मल्टीपल सीरीज। थर्ड, डेट ऑफ इट्स इशू, कब इशू हो रहा है। फोर्थ, नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ रेसिपिएंट अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो। फिफ्थ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट if unregistered and the address of delivery along with the name of state and its code and value is 50,000 or more. अगर किसी इनवॉइस की वैल्यू 50,000 या मोर है तो और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हमें ये पॉइंट दिखाना पड़ेगा उसमें। फिफ्थ है प्लेस ऑफ सप्लाई टू बी मेंशन। जिस भी स्टेट में कर रहे हैं जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई वो मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ bill to customer and ship to customer separately if these are different. अगर bill to ship to मॉडल अप्लाई हो रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा। What is bill to ship to? Bill to ship to क्या है भाई? इसने तो बोल दिया। ऐसा कब हो सकता है? कोई एग्जांपल? ये तो इसी ने लिख दिया कि these are different. कब हो सकता है? क्या हो सकता है? एक ही पार्टी में बिल टू या शिप टू हो सकता है क्या? नहीं सर, अगर गोडाउन अलग जगह नहीं सर, ब्रांच जो इसके केस में होता है, अगर आपको एक हेड ऑफिस होता है वो ऑर्डर करता है अपने नाम पर शिप करता है ब्रांच में, ये बिल टू शिप टू थोड़ा मेनली काम करता है। बिल टू जो है वो तो बिलिंग तो हो रही है कि हेड ऑफिस के अंदर आ गया, शिप टू हो रहा है ब्रांच में। तो एक ही एसएससी जीएसटी का है जहाँ तक मैं समझता हूँ, वहाँ पे भी बिल टू और शिप टू तो हो ही सकता है ना। डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब एसएससी के केस में मतलब बी के डायरेक्शन पे ए ने सीधा डिलीवर कर दिया सी को। नेक्स्ट, एक्सेशन कोड बताना पड़ेगा जो भी गुड या सर्विस है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस बतानी पड़ेगी। क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट और यूनिक क्वांटिटी कोड। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। Taxable value of supply of goods or services or both taking into account discount and abatement. कोई भी अगर रिबेट वगैरह है वो भी देखनी पड़ेगी। रेट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी है वो भी बताना पड़ेगा और उनका अमाउंट कितना है वो भी देखना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अ सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट
address of delivery where the same is different from the place of supply. Next, indicating where the tax is payable under reverse charge. अगर RCM पे है तो वो भी बताना पड़ेगा. फिर सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. जो भी इसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है या वो खुद वो ये ऊपर इसमें HSN फूड और गुड्स और सर्विस लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ये कहाँ से मिलता है, अवेलेबल कहाँ होता है, कैसे देखेंगे? HSN गुड्स के केस में तो होता है HSN, तुमने हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बताया, वो तो होता है इंटरनेशनल जो कस्टम टैरिफ है उसके हिसाब से डिसाइड होता है, और उसका ये फिक्स नहीं है कि 4 डिजिट या 6 डिजिट का होगा, नॉर्मली 8 या 10 डिजिट का होता है पूरा. उसमें चैप्टर हेडिंग, सब चैप्टर हेडिंग पे उसकी वो आइटम हेडिंग इस तरीके से उसका होता है. और सर्विसेज के केस में होता है SSC, सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो कि 6 डिजिट का होता है. ये जीएसटी के अंदर प्रेस्क्राइब है, पूरा HSN कोड भी दिए हुए हैं और SSC कोड भी दिए हुए हैं. तो जो भी सर्विस आप या कुछ सप्लाई कर रहे हो उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको उसमें स्पेसिफाई करना होता है इनवॉइस में, और उसी के अकॉर्डिंग रेट स्पेसिफाई होती है. मूविंग फर्दर, ये एक बेसिकली एक एग्जांपल है टैक्स इनवॉइस का, जैसे इसमें देख सकते हैं सप्लायर का नाम, GSTI नंबर, बिल टू प्लेस ऑफ सप्लाई लिख दी है, इनवॉइस नंबर है, इशू डेट है, HSN कोड लिख रखा है, क्वांटिटी, यूनिट्स, डेट, GST का अलग से अमाउंट दे रखा है, नीचे सिग्नेचर है. नेक्स्ट, रिवाइज टैक्स इनवॉइस. रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इशू करते हैं? सपोज एक सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, बट उसकी टर्नओवर क्राइटेरिया एक्सीड कर चुका है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख एज द केस में भी, तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल हो चुका है. उस पीरियड में उसको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी. उस पीरियड में जो भी वो सप्लाई करेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया तो ऐसा नहीं कि आज ही किया इंक्रीमेंट आ जाएगा. अगर उसमें टाइम पीरियड लग गया तो उसके बीच में जो भी आपने सप्लाई करी उसके लिए फिर आपको जैसे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो वो जो कंटेंट्स अभी बताए थे लास्ट स्लाइड में, वो सारे देते हुए आपको ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है. Every registered person who has been granted registration with effect from a date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him may issue revised tax invoice. इसका वो भी दे रखा है कि within 1 month from the date of issuance of registration of certificate of registration issue करना पड़ेगा. जब भी अपने पास certificate of registration आ जाएगा उसके 1 month के अंदर अंदर revised tax invoice issue करने पड़ेगा. इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी ने काम शुरू कर दिया और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका, उसके ऊपर लायबिलिटी आ गई रजिस्ट्रेशन की, उसने अप्लाई किया लेकिन आने में टाइम लग गया. उसके बीच में विदिन दैट टाइम अगर कोई भी सप्लाई, जितने भी इनवॉइसेस रेज हुए हैं दोस इनवॉइसेस हैज टू बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू दिस. हां, साथ ही सर आगे सामने जो रेसिपिएंट है उसको क्रेडिट. Next is the case of consolidated tax invoice. Consolidated tax invoice particular suppliers को exemption दे रखी है कि अगर वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं. पहली क्राइटेरिया है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज शुड बी लेस देन 200. अगर जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसकी वैल्यू 200 से कम है, फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये हो गया. सेकंड, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, B2C सप्लाई होनी चाहिए. थर्ड, द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस. अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे तो मैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ एट द एंड ऑफ डे. ऐसा कहाँ हो सकता है? और मूवी टिकट्स में थोड़ी ना टैक्स इनवॉइस तो देता ही होगा, वो तो सारा कंप्यूटर. डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जा रहे हो और छोटे छोटे आपने सामान ले लिए 200 रुपए के कम के, है ना, तो ऐसे दिन भर में कितने ग्राहक आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर? 50, 100, 1000 कितने भी आ सकते हैं ना. तो उनके लिए वो तो क्या करते हैं, पर्ची बना के और दे देते हैं आपको, ये ले जाओ जी. तो वो जितनी भी पर्चियां बनती है ना, लास्ट में जाके उनको एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाना चाहिए. यही होगा, है ना. तो आप मेडिकल शॉप पे चले गए या ये जो रिटेल शॉप्स हैं उनके लिए अगर दे आर नॉट इनटू वो क्या बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम, तो देन दे हैव टू इशू द कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस.
Such a registered person shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies. However, this ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है किनको जो कि सप्लायर एंगेज है फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स. ये मल्टीप्लेक्स वाला जो फिर मल्टीप्लेक्सेस के केस में उनको इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट ही अलाउ किया होगा. ये जो बताए थे अभी लास्ट में वो सारे कंटेंट्स अगर उसमें नहीं होते तो उनको अलाउ है इसमें. एबीसी एंड कंपनी ट्रेडर है स्टेशनरी आइटम्स में जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में और उन्होंने एक डे में फॉलोइंग सेल्स करी है. पहला रोन ट्रेडर्स है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में और 192 अमाउंट की करी है. तो इस केस में करेगा उसको सेकंड केस में ग्रुप ट्रेडर्स है जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में 360 का करा है. तो इस केस में 200 से ज्यादा है तो फर्स्ट केस में तो नहीं करेंगे क्योंकि ऑल्दो द बिल अमाउंट इज लेस देन 200 बट द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा. सेकंड जबकि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में बट 200 रुपए से ज्यादा है इसलिए इशू नहीं होगा. नेक्स्ट बिल ऑफ सप्लाई. बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज 3 फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू इशू बिल ऑफ सप्लाई. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज या अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी तो इन दोनों केसेस में वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा क्योंकि टैक्स के वैल्यू नहीं है, जीरो है, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा. एक होता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल भी कर रहा है एग्जम्प्टेड भी कर रहा है, तो इसमें इसको अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकता है फॉर ऑल सच सप्लाई. बट ये केस खाली अनरजिस्टर्ड के लिए. रजिस्टर्ड होगा तो फिर सेपरेट करना है. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो टैक्स इनवॉइस तो उसके अंदर टैक्स इनवॉइस हमेशा कौन इशू करेगा, सप्लायर या फिर रेसिपिएंट? यहाँ पे अगर कोई सप्लाई है जहाँ पर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स और सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो उस केस में उसको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा. इसको कहते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग. वो इशू करना पड़ेगा. कंटेंट सारे वो पे हुए हैं. देन रिसीट वाउचर. Receipt voucher. A registered person shall, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher evidencing receipt of such payment. अगर कोई registered person जो भी supply कर रहा है goods और services, but उसको advance payment पहले मिल चुका है, तो वो receipt voucher issue कर सकता है. और अगर at the time of receipt of advance उसको पता नहीं है कि rate of tax क्या लगेगी या nature of supply क्या है, interstate है या intrastate है, तो रेट ऑफ टैक्स को अपन को अज्यूम करना है 18% और नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंटरस्टेट सप्लाई. देन रिफंड वाउचर वेयर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लायर द सप्लायर इशू अ रिसीट वाउचर बट सब्सिक्वेंटली इफ नो सप्लाई इज मेड एंड नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच पेमेंट. ऊपर पड़ा कि अगर अपन को एडवांस पेमेंट मिल रहा है तो अपन रिसीट वाउचर इशू करेंगे, बट बाद में अगर अपन सप्लाई नहीं कर रहे उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो अपन रिफंड वाउचर इशू करेंगे उसको जो भी अपन एडवांस पेमेंट को रिफंड करेंगे. नेक्स्ट पेमेंट वाउचर. A registered person who is liable to pay tax under RCM reverse charge basis under section 93 or 94 shall issue an invoice in respect of supply issue received by him from supplier who is not registered. एक रेसिपिएंट एक सप्लायर है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा नहीं. तो जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा इस केस में, आरसीएम के केस में. A registered person who is liable to pay tax under reverse charge shall issue an invoice in respect of goods or services or both received from an unregistered supplier.
A registered person who is liable to pay tax under reverse charge under section 93 or 94 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier. Next is the case of delivery challan, where at the time of removal of goods may be removed on delivery challan and invoice may be issued after delivery. अगर लाइक अपन जॉब वर्क के लिए किसी को गुड्स भेज रहे हैं अभी, तो जब गुड्स रिमूव हो गए तो उस टाइम तो डिलीवरी चालान इशू कर देंगे, बाद में टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे. इसमें डिलीवरी चालान कब इशू होता है? जब कोई भी मूवमेंट हो रहा हो या गुड्स आप कहीं भेज रहे हो अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, लाइक रिपेयरिंग के लिए भेजा या जॉब वर्क के लिए भेजा या फिर और कहीं से आपका गुड्स रिटर्न आ रहा है जो सप्लाई का जिसका नेचर नहीं है, तो उस केस में फिर आपको डिलीवरी चालान के साथ में उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो होगा उसकी ऑथेंटिसिटी ऑफ मूवमेंट दिखाने के लिए, तो उसमें आपको डिलीवरी चालान साथ में. जैसे इसमें कुछ केसेस है नेचर ऑफ सप्लाई के, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, क्वांटिटी इज नॉट नोन एट रिमूवल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई या कोई अदर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट. तो इसमें डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा सीरियली नंबर्ड नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन और मोर मल्टीपल सीरीज भी हो सकता है, और ये कब इशू करेंगे? एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. इसमें भी ट्रिप्लिकेट में होगा, ओरिजिनल कॉपी कंसाइनी रखेगा, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लिकेट कॉपी कंसाइनर. अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इन एसकेडी और सीकेडी कंडीशंस और इन बैचेस और लॉट, लाइक एक कोई बड़ा कंसाइनमेंट है जो छोटे छोटे लॉट्स में जाएगा, 500 यूनिट्स का है तो 100 यूनिट्स बन के जाएगा, तो उसमें हर 100 यूनिट पे ये बनेगा. लाइक सप्लायर शेल इशू कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट. फर्स्ट कंसाइनमेंट डिस्पैच होने से पहले कंप्लीट इनवॉइस तो बन जाएगी. सेकंड, सप्लायर शेल इशू डिलीवरी चालान फॉर ईच कंसाइनमेंट गिविंग रेफरेंस ऑफ द इनवॉइस. जब जब कंसाइनमेंट जाएगा 100 यूनिट्स का, तो जब सप्लायर डिलीवरी चालान इशू करेगा. थर्ड, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस शैल बी सेंट अलोंग विद द लास्ट कंसाइनमेंट. जब भी लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस सेंड कर दी जाएगी रिसीवर को. डिक्लेरेशन इन ई-वे बिल where goods are being transported on delivery challan in lieu of invoice, the same shall be declared in e-way bill. ये पार्ट मोस्टली निखिल कवर करेगा. ये कुछ केसेस है जहाँ पे सप्लायर को एग्जम्पशन दे रखी है कि आप टैक्स इनवॉइस मत बनाओ, अगर आप कुछ और भी डॉक्यूमेंट इशू करोगे तो उसको टैक्स इनवॉइस ही मान लिया जाएगा. लाइक अगर सप्लायर क्या है, इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग एनबीएफसी, they should issue a consolidated tax invoice or issue any other document in whatever name they called for all the suppliers. Any other document क्या होता है जनरली? बैंक से इंश्योरेंस के केस में, बैंक के केस में लाइक बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस के केस में प्रीमियम रिसीट होता है इंश्योरेंस कंपनी के. For all the supplies made during the month at the end of month, the document. बैंक स्टेटमेंट अगर उसमें चार्ज लगा दिए बैंक स्टेटमेंट के अंदर, हाँ सर, अगर उसमें उसको अलग से इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं, और उसमें अगर सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से दिख रहा है तो आप उसी के बेसिस पे इनपुट क्लेम कर सकते हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऐसे ही कुछ करते थे. उनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और नंबर ऑफ आपको होता है. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बैंक के अंदर अब उसके लैक्स ऑफ कस्टमर्स हैं और उसको छोटे छोटे चार्जेस लगाते रहते हैं, है ना. आप अपन बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो बैंक चार्जेस अपने ही लग के आ जाते हैं. तो अगर वो एक एक आदमी को इनवॉइस जारी करने लग गए तो कितने जारी करेंगे? सो टू फैसिलिटेट देम, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होता है, तो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज्यादा है तो कहा कि हाँ यार ये तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर वैसे ही सारे ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड होते ही है, तो इनके लिए एक सिंपल अगर ये बैंक स्टेटमेंट में चार्ज कर देवे तो वही बहुत है. फिर अल्टीमेटली कुछ कंसोलिडेटेड रिटर्न के अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी. सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज है, वहां पे भी ट्रांजैक्शंस जो है वो काफी ज्यादा होते हैं. तो टू फैसिलिटेट देम दे हैव प्रोवाइडेड दिस प्रोविजन ऑफ चार्जिंग GST थ्रू एनी अदर डॉक्यूमेंट, इवन नॉट थ्रू ए सेपरेट इनवॉइस. कई बैंक्स जो होते हैं वो कर देते हैं, कर सकते हैं, करने के लिए मना ही नहीं, कंपल्सरी नहीं. The document instead of the tax invoice
must contain all other information prescribed for a tax invoice. कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है वो कवर नहीं भी करे तो भी कोई इशू नहीं है, लाइक सीरियल नंबर एंड रेसिपिएंट एड्रेस. द इनवॉइस मे बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है. सेकंड इज द केस ऑफ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. इन केस ऑफ ए जीटीए प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रोड, द जीटीए सप्लायर जो कि है वो इशू करेगा टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय व्हाटएवर नेम दे कॉल. द इनवॉइस शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स, बट उस इनवॉइस में फॉलोइंग डिटेल्स होनी चाहिए: ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, name of the person sending and receiving, the goods registration number, details of the goods transported, details of the place of origin and destination, GSTIN of the person liable for paying tax, whether as a consigner, consignee or goods transport agency. Other fields as mentioned in the invoice format. Third, अगर कोई supplier provide कर रहा है passenger transportation services, is required to issue a tax invoice and which can be in the form of ticket or in any other form. तो इसमें ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है वही सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द टैक्सेबल सर्विस. मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो भी टैक्स इनवॉइस में अपन ने पर्टिकुलरली देखा था वो सारी चीजें आनी चाहिए. फोर्थ है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स. In this case, supplier is required to issue an electronic ticket, and the said electronic ticket shall be deemed to be a tax invoice. Multiplex screens में एक टिकट मिलती है इलेक्ट्रॉनिक टिकट, तो उसको टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, डीम है. ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो भी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज HSN कोड? HSN कोड स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था फॉर द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड. HSN कोड बेसिकली 6 डिजिट यूनिफॉर्म कोड है जो क्लासिफाई करता है 5000 प्लस प्रोडक्ट्स को एंड इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. इट वाज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1988. इंडिया भी मेंबर है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का 1971 से, और it was originally using 6-digit HSN code, but Customs and Central Excise Department added 2 more digits to make the code more precise, resulting in an 8-digit classification. दो टाइप के कोड होते हैं, जैसा कि सर ने बताया था. HSN कोड गुड्स के लिए होता है, SSC कोड सर्विसेज के लिए होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर क्लासिफिकेशन इधर-उधर हो गया, आपने गलत कोड सिलेक्ट कर दिया 12% में, और जबकि वो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन उसका कहीं और जाना था 18%. तो अगर क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, और हो सकता है कि क्लासिफिकेशन आपने ऐसा कुछ दे दिया जाके आपकी आईटी से कोई रीड कर दे वैसी कोई, तो क्लासिफिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, डिजिट्स ऑफ HSN कोड रिक्वायर्ड. HSN कोड मैंडेटरी है टू बी स्टेटेड इन इनवॉइस अगर एनुअल टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है. तो B2B सप्लाई में 4 डिजिट, B2C सप्लाई में ऑप्शनल है, एग्जम्प्टेड है, करना चाहो तो कर सकते हो, पर 4 डिजिट करना पड़ेगा. बट अगर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो इसमें फॉर B2B सप्लाई एंड B2C सप्लाई 6 डिजिट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है. ये एक पिक्चर है जिसमें शो कर रखा है 8 डिजिट है, क्योंकि अपने इंडिया में अब 8 डिजिट हो गए फॉर द प्रिसाइज. तो पहले 2 डिजिट चैप्टर के होते हैं, नेक्स्ट टू हेडिंग, नेक्स्ट टू सब हेडिंग एंड नेक्स्ट टू टैरिफ आइटम, नेशनल टैरिफ, लोकल टैरिफ. नेक्स्ट, ई-इनवॉइस सिस्टम. ईज इन डूइंग बिजनेस, ईज इन जीएसटी कंप्लायंस. ई-इनवॉइस होता क्या है? ई-इनवॉइस बेसिकली अगर अपन सुने या पढ़े तो अपने माइंड में आता है कि कोई गवर्नमेंट के पोर्टल से अपने आप को इनवॉइस जनरेट आती होगी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बट नहीं. जो टैक्स पेयर है जो अभी भी अपनी जीएसटी बिलिंग कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, वो वैसे ही करो जो कि उनका अकाउंटिंग बिलिंग या ईआरपी सिस्टम है एज पर देयर ई-इनवॉइस स्कीम. These invoice will then be reported to invoice registration portal. एक IRP पोर्टल है, उस पे उनको JSN कोड में जो कि उनकी इनवॉइस है, बिल है, वो उनको अपलोड करना पड़ेगा. On such reporting, IRP will generate a unique invoice reference number. IRA नंबर जनरेट होगा for each particular invoice. वो साइन भी होगा और उसमें QR कोड भी अटैच होगा जो कि सप्लायर को आ जाएगा, और फिर सप्लायर
रेसिपिएंट को पास ऑन कर देगा। A GST e-invoice will be valid only with a valid IRN. एक GST e-invoice तब वैलिड होगी अगर उसके अंदर वैलिड IRN नंबर होगा। तो GST काउंसिल ने 35th मीटिंग में डिसाइड करा था टू इम्प्लीमेंट अ सिस्टम ऑफ इनवॉइसिंग कवरिंग स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पर्संस मोस्टली लार्ज एंटरप्राइजेस। फिर ये धीरे धीरे अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे भी आ रहे हैं। हम आगे वो टर्नओवर लिमिट्स भी देंगे, कब कब कौन कौन से टर्नओवर लिमिट्स आए और कितने बिजनेस में कवर हुए इसमें। ई इनवॉइसेस में इनवॉइसेस भी आती है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स भी आते हैं, व्हिच विल बी फर्दर कवर्ड बाय गुंजन। एंड नाउ मूविंग फर्दर, बेसिकली ई इनवॉइस जो अभी इससे पहले टैक्स इनवॉइस जो पढ़ रहे थे उससे अलग चीज है। वो जो टैक्स इनवॉइस पढ़ रहे थे उसको आपको अपलोड करना है, जैसे बताया अभी एक आईआरपी पोर्टल गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, उसके ऊपर आप उसकी सारी डिटेल्स अपलोड करोगे, वहां से एक आपको यूनिक आईआरएन नंबर मिलेगा, वो आपके आगे पेस्ट होगा। जो टैक्स इनवॉइस आप इशू करोगे उसके ऊपर, और उसके साथ में एक क्यूआर कोड होगा। उसको जब गवर्नमेंट के उस क्यूआर कोड को गवर्नमेंट के स्कैनर से आप स्कैन करोगे तो उसमें लगभग सारी डिटेल इनवॉइस की वो ऑटोमेटिक स्कैनर में आपको शो कर देता है कि किसने इशू किया है, किसको इशू किया है, और ऑथेंटिसिटी के लिए उस ट्रांजेक्शन कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो पाए और रेसिपिएंट उसको चेक कर पाए कि प्रॉपर सप्लायर ने ही उसको इशू किया। तो बेसिकली ई इनवॉइस अलग है पूरा टैक्स इनवॉइस से। और कोई भी टैक्स इनवॉइस मतलब कंपलसरी है जहाँ पे भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है, टर्नओवर लिमिट अभी आगे बताएंगे आपको, तो वहाँ पे अगर कोई भी B2B ट्रांजेक्शन है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सप्लाई कर रहे हो, सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी है आज की डेट में करना। अगर आप नहीं करते तो वो इनवॉइस आपने इशू किया टैक्स इनवॉइस वो इनवैलिड इनवॉइस है, और उसके ऊपर फिर आपके पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेज, आपका जो उसका सीजेशन होता है, ट्रांजिट में आपकी गाड़ी को मतलब डिटैच कर सकती है डिपार्टमेंट, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो सकते हैं आगे अगर आप उसको जहाँ पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है अगर वो नहीं करी जाती। सो अगर ई इनवॉइस से पहले क्या रहता था प्रोसीजर, अर्लियर वे ऑफ इशूइंग इनवॉइस बाय सप्लायर। सप्लायर है, रेसिपिएंट है, सप्लायर ने खुद ने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया रेसिपिएंट को, इसमें ई इनवॉइसिंग का कुछ रोल नहीं था। बट ई इनवॉइसिंग आने के बाद सप्लायर सबसे पहले इनवॉइस डालेगा आईआरपी पोर्टल पे। आईआरपी पोर्टल डालने के बाद आईआरपी पोर्टल से सप्लायर को एक इनवॉइस बन के आएगा जिसमें वो डिजिटली साइन होगा और क्यूआर कोड भी होगा उसमें अटैच, और फिर सप्लायर वो ई इनवॉइस रेसिपिएंट को पास ऑन कर देगा। इसके बेसिकली कुछ पॉइंट्स भी हैं, लाइक अगर अपन आईआरपी पोर्टल पे डाल देंगे वो इनवॉइस, तो वो जीएसटी पोर्टल पे भी अपने आप शो हो जाएगी फॉर दी रिटर्न्स में, लाइक DSTR 1 में, और रेसिपिएंट के लिए DSTR 2A में। और ये ई-वे बिलिंग सिस्टम में भी हेल्प करेगा। ई-वे बिल में जो भी लाइक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, नेम ऑफ गुड्स जो भी है, तो उसमें भी अपने आप आ जाएगा। ऑटोमेटिक मतलब फ्लो होता है यहाँ से DSTR 1 रिटर्न में भी, जहाँ पे आपको सप्लाईज डालनी होती है वहाँ पे ऑटो फिल्ड आएगा पूरा। अगर आपको उसमें चेंज करना है तो बात अलग है, अदरवाइज वो वहाँ पे पूरा प्रीफिल्ड आ जाएगा। और ऐसे ही इसकी मदद से ई-वे बिल पोर्टल के ऊपर भी जाके आप इससे ई-वे बिल भी इजीली बना सकते हैं कि आप सीधा फैक्स करिए डिटेल आईआरपी पोर्टल से, उसमें काफी सारे फील्ड जो है वो ऑटोमेटिक फिल्ड आते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइस। गवर्नमेंट ने इनवॉइस डिफरेंट फेजेस में इंप्लीमेंट करा। लाइक फर्स्ट फेज देखे तो एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर्स हु हैव 500 करोड़ टर्नओवर। इसमें टर्नओवर अपन को कैसे देखना है, इफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन exceeds the prescribed limit of turnover from July 2017 in any preceding financial year। जुलाई 2017 से देखना है अब तक का कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 500 करोड़ से हो जाता तो ये ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो कि जुलाई 17 से आपको टर्नओवर देखना है। अगर आज भी आप बैठे हो तो आपको ये देखना है कि आपका हो सकता है कि लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर इन लिमिट से ज्यादा नहीं था, बट जुलाई 17 से लेके किसी भी ईयर में टर्नओवर लिमिट से आपको इनवॉइस करना ही पड़ेगा उसके। मतलब इनमें से किसी भी साल में अगर 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गया तो आज की डेट में 1/8/2023 से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप मानिए कि कोई क्लाइंट ऐसा है जिसका मार्च 18 के अंदर 7 करोड़ टर्नओवर था, है ना, और उसके बाद टर्नओवर कम हो गया,
Even then, e-invoicing is applicable from August 2020. जैसे ही 1 अगस्त आएगी डेट, उस दिन उसको ई-इनवॉइसिंग करनी है, जो भी B2B सप्लाईज है उसकी। तो B2B सप्लाईज प्लस कोई भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट को भी अगर कोई सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में भी अभी इसी के रिसेंट में एक अमेंडमेंट भी आया था जो ई-इनवॉइस से रिलेटेड है, कि जैसे जीएसटी टीडीएस एक होता है, टीडीएस होता है जीएसटी में, जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस होता है वैसे ही। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कई होते हैं जिनको अदरवाइज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी की सारी सप्लाईज एग्जेम्प्ट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट उनको फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ जीएसटी टीडीएस उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अभी एक क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है जीएसटी में रिसेंटली 17 जुलाई को, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ जीएसटी में भी अगर टीडीएस के पर्पज से भी रजिस्टर्ड है, तो भी उस केस में अगर आप उनको सप्लाई कर रहे हो तो आपको ई-इनवॉइसिंग कंपलसरी। ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था जो इससे रिलेटेड था। और दूसरी चीज जो इसमें ये एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज हुआ है, तो इसमें ये जो 500 करोड़ या जो भी लिमिट्स है, ये देखने के लिए टैक्सेबल सप्लाईज देखेंगे या टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट और शेड्यूल 3 वाली सप्लाईज। तो शेड्यूल 3 में जिसको सीजीएसटी एक्ट में बताया है कि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वो सर उनका टर्नओवर ही क्या एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में काउंट होगा? तो वो कैसे पता चलेगा? अब आप ऐसे तो नील रेटेड देखोगे तो नील रेटेड के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट सप्लाईज में भी टैक्स नहीं लगता, तो फिर वो क्यों काउंट होगी? 0% टैक्स बेसिकली जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की अगर आप लोग डेफिनेशन देखोगे तो उसमें शेड्यूल 3 को कवर नहीं कर रहा इसलिए। और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज की जब डेफिनेशन देखने जाएंगे तो उसमें शेड्यूल 3 नहीं मिलेगा। तो इस वजह से शेड्यूल 3 की जो सप्लाईज है वो यहाँ 500 करोड़ के टर्नओवर के लिए या जो भी ये 5 करोड़ के लिए नहीं देखनी। क्योंकि सपोज करिए कोई भी एक बिजनेस है, उसके अंदर किसी ने अगर लैंड ही सेल कर दिया 10 करोड़ रुपए, तो उसकी वैल्यू तो 10 करोड़ रुपए होगी। अब अगर प्राइमा फेसी देखेंगे तो ठीक है टर्नओवर उसका एक्सीड करा 10 करोड़ रुपए से, तो यहाँ पे ये 1 अक्टूबर 22 से उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि सेल ऑफ लैंड शेड्यूल 3 में कवर है, इसलिए आपको इस फॉर द पर्पस ऑफ ई-इनवॉइसिंग आपको वो टर्नओवर नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपको देखना है तो आपको टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट एक्सक्लूडिंग शेड्यूल 3 कंसीडर करना, और जो भी टर्नओवर आपको देखना पड़ेगा वो जुलाई 2017 से कंसीडर। सेकंड फेज में 100 करोड़ हुआ, थर्ड फेज में 50 करोड़, फोर्थ फेज में 20 करोड़, फिफ्थ फेज में 10 करोड़, और अब 1 अगस्त से 5 करोड़ होने जा रहा है अभी जो 1 अगस्त 2023। तो बेसिकली इससे पता चल रहा है गवर्नमेंट अब एमएसएमईज को भी कवर कर रही है एक्सेप्ट बिग एंटिटीज। नेक्स्ट एग्जम्पशंस फ्रॉम इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग किस किस के लिए एग्जम्प्ट है, किस किसको एप्लीकेबल नहीं होती? कोई इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए। थर्ड, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। फोर्थ, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन to the exhibition of cinematographic films in multiplex services. Fifth, SEZ unit. Sixth, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी है। सेवेंथ, OIDR सर्विसेज। तो ये जो SEZ यूनिट का आया है इसका क्या मतलब है? SEZ की फुल फॉर्म तो सबको ही पता है, बट SEZ यूनिट क्या होती है? अब आप हाँ, जैसे अपने सीतापुरा में एक महिंद्रा CSP है और सीतापुरा में भी वीको का डेवलप SEZ है। तो अगर उसमें कोई भी यूनिट रजिस्टर्ड है तो वो अगर B2B सप्लाई कर रही होगी और उसका टर्नओवर जो भी बताई कि वो लिमिट से एक्सीड कर रहा है, तो भी उनको एडवांटेजेस ऑफ इनवॉइसिंग। क्या क्या एडवांटेजेस है जिससे गवर्नमेंट बार बार टर्नओवर की लिमिट कम कर रही है? पहला, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न्स एंड ऑटो जनरेशन ऑफ ई-बिल, जो अभी हमने डिस्कस करा था। सेकंड,
Substantial reduction in transcription errors, as same data will get reported to tax department as well as to the buyer to prepare his inward supply registers. जो भी इनवॉइसिंग से डेटा जाएगा वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी रहेगा, बायर के पास भी रहेगा, तो जो भी उनकी इनवर्ड सप्लाई का रजिस्टर्ड है, कोई आईटीसी का इशू है, वो होगा नहीं. थर्ड, facilitates standardization and interoperability, leading to reduction of disputes among transaction parties. Fourth, enable the system level matching of ITC and output tax, thereby reducing the tax evasion. इससे एक ट्रैक करने का इजी रहेगा कितना अपना आईटीसी बन रहा है, कितना अपना आउटपुट टैक्स बन रहा है, तो कोई टैक्स इवेजन नहीं हो पाएगा. फिफ्थ, इट विल एलिमिनेट द फेक इनवॉइसेस. जैसे कि केसेस आते हैं, कोई सप्लायर फेक इनवॉइस बनाते हैं और आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, तो इससे ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा. नेक्स्ट एक इशू है ई इनवॉइस पे कि एक पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस का ई इनवॉइस एक ही बार जनरेट. अगर आपसे कोई उसमें एरर रह गई तो या तो आप उसको विदिन 24 आवर्स अगर उसको आपने कैंसिल कर दिया तो ठीक है, आप उसको वापस से एरर ठीक करके उसको जनरेट कर लीजिए. अगर आप 24 आवर्स निकल गए तो उसके बाद में वो जो जनरेट हो गया वो ना तो अमेंड होता है, ना रिवाइज होता है, तो नहीं फिर उसके बाद में वो कैंसिल होता है. तो ई इनवॉइस बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रॉपर टैक्स इनवॉइस में जो भी चीजें जानी चाहिए वो प्रॉपरली जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू या कुछ भी, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि ई इनवॉइस का डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा. वहाँ पर मान लीजिए आपसे एक जीरो भी एक्स्ट्रा लग गया और आपको पता नहीं चला, आपको पता चला जीएसटीआर उनकी कंप्लायंस के टाइम पे कि ऑटो कॉपरेटेड में आपके डिफरेंस आ रहा है जो जीएसटीआर बनने आ रहा है, तो फिर वहाँ पे ये इशू आएगा कि गवर्नमेंट के पास एज पर ई इनवॉइस आपकी लायबिलिटी एक्स्ट्रा दिखाएगी और जबकि आपके एक्चुअल में आप लायबिलिटी रिपोर्ट कर रहे हैं. तो ये भी ध्यान रखने वाली बात. और दूसरी ध्यान रखने वाली बात ये है कि ई इनवॉइस के ऊपर जो भी आपने इनवॉइस बनाया है वो ई इनवॉइस पोर्टल पे आपको सिर्फ 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है ई इनवॉइस. तो अगर आपको रिकॉर्ड के लिए रखना है तो आप डॉक्यूमेंट जब भी जनरेट करेंगे उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके उसी टाइम पे सेव करके रखेंगे. तो दूसरी चीज बिल ऑफ सप्लाई के केस में ई इनवॉइस है एप्लीकेबल या नहीं. बिल ऑफ सप्लाई अभी पढ़ा है, किस केस में चाहिए होता है बिल ऑफ सप्लाई? तो उस केस में ई इनवॉइस लगता है. ये तो क्वेश्चन है, बिल ऑफ सप्लाई के केस में ई इनवॉइस लगता है. क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है इनवॉइसिंग की वो सिर्फ टैक्स इनवॉइस के लिए है. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने पढ़ा होगा एक्सपोर्ट के बारे में सुना होगा. उसमें दो ऑप्शन होते हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में रहेगा आप उसके प्रोटेक्शन पे कर, उस केस में ई इनवॉइस चाहिए. सर जीरो से कहना है तो उसमें वो 0% होती है. तो अगर एक्सपोर्ट में ये डाउट आ सकता है कि हमने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में इसको सप्लाई किया तो इस पे क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो जीरो रेटेड सप्लाई की कैलकुलेशन में होता है. आपको स्पेसिफिक उसमें ऑप्शन दिया गया है पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट या फिर एसईजेड के केस, तो वहाँ पे तो लगेगा. बट बिल ऑफ सप्लाई के केस में इनवॉइस. नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ई इनवॉइस. बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले टाइम लिमिट भी लाई थी ई इनवॉइस इशू करने के लिए, जो कि डेफर्ड हो गई है अभी. लाइक 30 अप्रैल तक तो कोई टाइम लिमिट थी नहीं. उसके बाद एक जीएसटी सिस्टमिक टाइम लिमिट लाई गई. फ्रॉम 1 May 2023 onwards, taxpayers with average annual turnover equal to or more than 100 crore must generate e-invoice for tax invoice and debit and credit notes within 7 days of invoice date. Failing with the invoices or CDN will be non-compliant. उनको compliance नहीं मानी जाएगी. However, the GST department has deferred the time limit, तो डिपार्टमेंट फर्दर कोई इंप्लीमेंट डेट अनाउंस कर देगी. तो पहले जब इनिशियली जब ये सबसे पहले 500 करोड़ के लिए इंप्लीमेंट हुआ था नहीं हुआ, तब सिर्फ लॉ में कहीं पे भी प्रेस्क्राइब नहीं थी, बट जो आईआरपी पोर्टल था वो डेट से कैच करके उसको आपको 24 घंटे के बाद, मतलब आज का अगर इनवॉइस है तो वो आपको कल तक अलाउ करता था, उसके बाद में सिस्टम ही अलाउ नहीं करता. वो सिस्टम में कैच, मतलब ये हो गया कि एक दिन आपको मिलता था सिर्फ इनवॉइस बनाने के लिए, सिर्फ एक दिन.
फिर वो लिमिट बाद में हटाई क्योंकि लॉ में कहीं प्रेस्क्राइब नहीं था, फिर अभी रिसेंटली ये एक लिमिट लगाई थी 7 दिन, बट 100 करोड़ की टर्नओवर के लिए, फिर वो लिमिट भी गवर्नमेंट ने भी वापस से डेवलप कर दी। तो अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आज आपने इनवॉइस जारी किया है तो आपको 24 घंटे में करना है। बट क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कोई भी टैक्स इनवॉइस जहाँ पे ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है और वो बिना ई इनवॉइस के आपने इशू कर दिया तो वो वैलिड इनवॉइस ही नहीं एज पर रूल 46 और 48 ऑफ सीजीएसटी। तो इससे ये इम्प्लीकेशन निकलता है कि आपको जब भी आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है तो उसके साथ में आपको ई इनवॉइस कंपलसरी है। जब तक आपका आईआरएन जनरेट नहीं होगा वो इनवॉइस ही वैलिड इनवॉइस। तो अगर लॉ में कहीं प्रेस्क्राइब नहीं है कि भी आपको एक दिन में करना है 24 घंटे में करना है तो भी कंपलसरी है कि जब आपका टैक्स इनवॉइस साथ साथ इशू होगा उसके साथ ही ई इनवॉइस भी इशू होना चाहिए, नहीं तो आपका वो इनवॉइस ही इनवैलिड डिक्लेयर होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें ई इनवॉइस होने को। तो आप 1 साल बाद का आदि करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, सिस्टम डिसअलाउ नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। बट क्योंकि आपने सप्लाई कर दी 1 साल पहले और आज आप इनवॉइस कर रहे हो तो वो आपका जो इनवॉइस था वो नहीं है। So that's all from my side. Thank you. Now concerning business. ये इससे कनेक्टेड है या इससे? इससे है ना, तो माइक भी इससे कनेक्टेड है। तो मेरा टॉपिक क्यूआर कोड है। अब क्यूआर कोड क्या होता है? बेसिकली इसमें डॉट डॉट्स होते हैं, तो इसमें एक यूआरएल होता है अंदर। तो जैसे हम इसे मोबाइल से स्कैन करते हैं तो मोबाइल क्या होता है, उसे डिकोड करता है, उसमें से यूआरएल निकाल देता है। आप मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि स्कैनर आता है, गूगल लेंस से भी स्कैन कर सकते हो। तो मैंने इधर एक एग्जांपल लगा रखा है, आप चाहो तो इसे स्कैन कर सकते हो। इसमें भी एक लिंक है। A QR code is a quick response code. Is a type of barcode that contains a matrix of dots. It can be scanned using a QR scanner or a smartphone with a built-in camera. Once scanned, software on the device convert the dots in the code into the number or a string of characters. QR codes are used over a much wider range of applications. This includes commercial tracking, entertainment and transport ticketing, product and loyalty marketing, in a store, product labeling, etc. डायनामिक क्यूआर कोड आपने देखा होगा मॉल्स में वगैरह, कहीं गए होंगे आप, तो उसमें क्या होता है, क्यूआर कोड दिखाते हैं और अमाउंट अपने आप ही फिल होके आ जाता है आपको पेमेंट करने के लिए। तो वो भी एक तरह का डायनामिक क्यूआर कोड होता है। डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है, एक तरह का क्यूआर कोड होता है लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन। एक होता है स्टैटिक, मतलब जिसके अंदर सारी आप उसको स्कैन करोगे तो सामने वाले की पेज दिखाएगा, पेमेंट लिमिट आप डालोगे, वो मुझे स्टैटिक वो चीज ही है। डायनामिक क्यूआर कोड क्या है, जीएसटी के पर्पस के लिए वो हर एक इनवॉइस के ऊपर चेंज होगा, क्योंकि आप जब जब उसको स्कैन करोगे वो आपको इनवॉइस की डिटेल दिखाएगा, ये इनवॉइस इशू करा है, किसने इशू करा है, कितने रुपए है। तो ये डिफरेंस है डायनामिक क्यूआर कोड और स्टैटिक क्यूआर कोड। आजकल अपन जब भी इंटरनेट से पेमेंट करते हैं तो क्यूआर कोड आता है और अपन उसको स्कैन करते हैं, तो जितना पेमेंट उसको करना होता है वो पेमेंट ऑटोमेटिकली उसमें लिख के आ जाता है कि आपको पेमेंट इतना करना है। जैसे कि ट्रेन की टिकट बुक करी होगी कभी, तो उसमें क्यूआर कोड आता है, स्कैन करते ही पेमेंट अपने आप आ जाता है कि कितना पे करना है। तो वो हर एक ट्रांजैक्शन के साथ चेंज हो रहा है क्यूआर कोड। लेकिन जब किसी रिटेलर के यहाँ जाते हैं या शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं और उसको पेमेंट करना होता है तो वो आपको आपको अपना जो भी पेमेंट करना होता है वो आपको फीड करना होता है। A dynamic QR code is a type of QR code that can be edited or updated even after it has been created. Unlike a static QR code which contains fixed information, a dynamic QR code are used to provide information about B2C transactions such as the invoice amount, GST of the supplier, and other details required for tax compliance. अब डायनेमिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी कब आती है? 500 करोड़ का ऊपर से टर्नओवर हो जाता है तब उसको है ना एप्लीकेबल, जब उसको लगाना मैंडेटरी हो जाता है। डायनेमिक क्यूआर कोड अपन को जनरेट करना ही पड़ता है। ये अभी भी एक क्यूआर कोड पढ़ा रहा था, तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? क्यूआर कोड तो वहां पे भी था, अभी जब पढ़ रहे थे इनवॉइस सारी, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? याद लाइक ऑटोमेटिक कौन वाला की यूज होता है, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? B2B सप्लाई वाले B2B, तो
वो चाहिए होता है जो IRP वाला देख रहे थे अभी, वो था सिर्फ B2B सप्लाईज के केस में, और उसकी लिमिट चेंज होकर अभी तक आ गई 5 करोड़ के ऊपर। और ये चाहिए होता है डायनेमिक QR कोड सिर्फ B2C सप्लाईज के केस, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड को आप सप्लाई कर रहे हो, और इसकी टर्नओवर लिमिट अभी भी 500 करोड़ है। जिनका भी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको ये डायनेमिक QR कोड प्रोवाइड करवाना जरूरी है उनके इनवॉइस टैक्स इनवॉइस। ये बेसिक डिफरेंस है कि वो QR कोड और वो जो IRN था वो डिफरेंट था, और ये अलग था। What is B2B? Business to business है, और what is B2C? Business to consumer, customer, consumer जो भी है। अभी B2B बिजनेस में ही इन्होंने ई इनवॉइसिंग लेके आए, B2C में क्यों नहीं लेके आए? तो उसने बोला ना अल्टीमेट कंज्यूमर वो है, तो उसको अल्टीमेटली जीएसटी की क्रेडिट नहीं लेनी होगी। B2B वाले को अल्टीमेटली जीएसटी की क्रेडिट लेनी है। तो इन्होंने कहा कि अभी फॉर द टाइमिंग तो आप इसको B2B वाले को रखो, ताकि जिसको जो क्रेडिट ले रहा है ना, उसका वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाए। क्योंकि जब एवरीथिंग विल बी थ्रू सिस्टम, है ना, क्रेडिट विल ऑटोमेटिकली गो टू द अकाउंट ऑफ that business who is taking over the e-invoice, जिसके खाते में आप, जिसके लिए आप e-invoice इशू कर रहे हो। So इसके लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे रेजर पे। अब इससे भी आप जो है इनवॉइसिंग मतलब इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, जिसके ऊपर डायनेमिक QR कोड लगा होता है। अभी वो आ गया इसमें भी है। तो अभी इसमें डायनेमिक QR कोड में क्या क्या मतलब आपको डालने की जरूरत है। सप्लायर GST नंबर, सप्लायर की UPI ID, आपके पेई बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो भी है, एंड GST अमाउंट जो भी है, CGST, SGST, IGST। अब हिस्ट्री ऑफ द डायनेमिक QR कोड अभी कब से एप्लीकेबल हुआ? अब इसमें पहले आया था ये, Government has added 6 provisions to the Rule 46 wide notification number 31/2019 CTDT 28/6/2019, which state that the tax invoice shall have QR code subject to such condition and restriction as mentioned therein. This provision has been made effective from the 1st April 2020 by notification number 71/2019 CT dated 13 December 2019 and by notification number 72/2019 CT dated 13 December 2018 effective from 1st April 2020 per defer to 1st October 2020. हाँ, उसके बाद में होंगे। This provision has been made effective from नींद आ जाएगी सबको, तो ऐसे पढ़ने लायक है सर, पढ़ने लायक है? वो कहेंगे ये तो सोने लायक है। तो थोड़ा ऐसे एंटरटेन करता रहा सबको, जब समझ में आएगा सर आगे। This provision is from 1st April 2020 by notification number 71/2019 CT dated 13 December 2019 and by notification number 72/2019 CT dated 13 December 2019 effective from 1st April 2020 but defer to 1st October 2020. This said notification number 14/2020 CT dated 21st March 2020 has been amended by notification number 71/2020 Central Tax dated 30th September 2020 to extend the date of implementation of the dynamic QR code to 4 B2C invoices to 1st December 2020 instead of 1st October 2020. Also, the same notification number 71/2020 provides clarity on the threshold limit that QR code is applicable if aggregate turnover exceeds 500 crores in any preceding financial year from the 2017-18 onwards. यदि अगर 500 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर हो जाता है 2017 से लेकर 18 में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके लिए जो डायनामिक QR कोड है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आपको देखना है जुलाई 17 से, हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऐसे गोल आप पे एक्सीड कर रहा हो, आपको देखना है जुलाई 17 से। So as on date, dynamic QR code is applicable only on these. हाँ, 500 करोड़ अभी
और इसमें ये भी जो डेफर हुआ था, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने पेनल्टी डेफर करी थी कि अगर आप उनकी प्रोविजन क्यूआर कोड पे आप अप्लाई नहीं करते तो उस केस में आपके ऊपर 50,000 25,000 सीजीएसटी में और 25,000 एसजीएसटी में पेनल्टी इंपोज होगी। तो वो पेनल्टी गवर्नमेंट इसको डेफर करती थी बार बार और फाइनली लाके आई थिंक ये सितंबर 21 से इन्होंने फाइनल किया था कि अब ये फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करना ही है। जिन भी कंपनीज के ऊपर 500 करोड़ का टर्नओवर लगता है उनको। So other than 500 crore can also voluntarily हाँ वो तो have the QR code. डायनामिक क्यूआर कोड कहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पर सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यहाँ पर अपना जो सप्लायर है या तो इंश्योरर है या फिर बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई जीटी है तो उधर भी नहीं लगता, या फिर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जो सप्लाई करती है जैसे कि बसेस वगैरह ये चीज़ होते हैं। एंड सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन of cinematographs in films in multiplex screens. OIDR services made by registered person who has obtained registration under Section 14 of the IGST Act. एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो इस केस में भी जो होता है अपना क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं होता। बेनिफिट्स क्या है इसके, अब जैसे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं अपने आप डिटेल्स आ जाती है तो अपने को भरना नहीं पड़ता, उसमें मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ती, एरर नहीं होते। इस केस में आप यूआरएल भी चेंज कर सकते हो अपने आप जाकर, आपको बार बार अमेंड करने की जरूरत नहीं है, उसको डायनेमिक क्यूआर कोड को बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और इससे टैक्स कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। एंड डायनेमिक क्यूआर कोड कैन आल्सो बेनिफिट कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग देम विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर परचेज। They can scan the QR code to view the invoice, tax details, and relevant information. This transparency builds trust and enhances the overall customer experience. कस्टमर स्कैन करेगा, उसके मोबाइल पर सारी डिटेल आ जाएगी, सप्लायर कौन है, उसका जीएसटी नंबर क्या है और कितना अमाउंट है, क्या क्या खरीदे, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। पेनल्टीज जैसे कि अभी सर ने बताया था कि 50,000 तक की पेनल्टीज है। तो नॉन जनरेशन ऑफ द डायनेमिक क्यूआर कोड फॉर द इनवॉइस इश्यूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन to an unregistered person with effect from 1st October 2021, while the company is having an annual turnover in excess of the 500 crores, could now attract penalty of the 50,000 under Section 125 of the CGST Act 2017. अब स्टैटिक क्यूआर कोड होता है, इससे क्या है, चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन डायनामिक क्यूआर कोड होता है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका यूआरएल है उसको चेंज कर सकते हैं बिना उसे रीजनरेट करे। The static QR code, the actual destination website URL is placed directly into the QR code and cannot be modified. Dynamic QR code, a short URL is placed into the QR code. This then transparently redirect the user to the intended destination website URL. With the short URL redirection, destination URL able to be changed after the QR code has been created. अब क्या क्या डिटेल्स जो है डायनेमिक क्यूआर कोड में अपन को देनी पड़ती है, जैसे कि सप्लायर का जीएसटी नंबर हो गया, यूपीआई आईडी होगी, बैंक अकाउंट हो गया, उसका आईएफएससी कोड हो गया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट है उसको डालनी पड़ती है, टैक्सेबल इनवॉइस वैल्यू कितनी है उसकी, जीएसटी अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें आपको जो है जीएसटी के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर डलवानी होती है। अब इसमें जैसे कि अब क्या होता है कि कई बार अपन क्या करते हैं, डायनेमिक क्यूआर से पेमेंट नहीं किया हमने, किसी और मोड से कर दिया, यूपीआई से कर दिया, आपने कैश देकर कर दिया, तो इस केस में अपन को क्रॉस रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। इनवॉइस में उसको क्रॉस रेफरेंस दे दो तो अपन ऐसा माना जाता है कि वो डायनेमिक क्यूआर कोड की जो कंप्लेंट्स है वो फुलफिल हो चुकी है। If a supplier provide dynamic QR code but the customer opts to make payment without using dynamic QR code, then will the cross reference of such payment made without use of the dynamic QR code on the invoice be considered as compliance of the dynamic QR code on the invoice? Also, if the supplier has issued invoice having dynamic QR code for the payment, the said invoice shall be deemed to have complied with the dynamic QR code requirements. In this case, where the supplier has digitally displayed the QR code and the customer pays for the invoice using any mode like UPI, credit card, debit card, or online banking, net banking, जैसे भी करना चाहो, combination of various modes of payment, transaction ID along with the date, time, and amount of the payment, mode of payment like UPI, debit card, credit card, जैसे भी करो, on the invoice or cash without using dynamic QR code.
and the supplier provide a cross reference of the amount paid in cash along with the date of such payment on the invoice. The said invoice shall be deemed to have complied with the requirement of the having dynamic QR code. Debit note and credit note. तो थोड़ी creativity दिखाई. बस दिखा सब पर्दा उठा दिया Debit note and credit note. लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वे अभी इश्यू कौन करेगा? कब माना जाएगा ये? मतलब सप्लायर जो होता है ना वो इश्यू कर सकता है, नहीं तो ये क्या होगा आपका अगर रिसिपेंट ने कर दिया तो ये मतलब माना नहीं जाएगा, लेकिन सप्लायर करेगा तभी ये माना जाएगा कि वैलिड है। जो प्रोविजंस है जीएसटी में उसके अकॉर्डिंगली क्रेडिट और डेबिट नोट जो है वो सप्लायर ही इशू करता है। उसके रेफरेंस में सामने वाले को जो इशू करना है, मान लीजिए किसी ने क्रेडिट नोट दिया तो सामने वाला डेबिट नोट इशू करेगा उसके अकाउंटिंग पर्पस के लिए, और बट जीएसटी के पर्पस के लिए सप्लायर ही इशू करता है, उसी का मान्य होगा, रेसिपेंट नहीं करता। A credit note or debit note for the purpose of the GST law can be issued by the registered person who has issued a tax invoice, that is the supplier. Any such document by whatever name called when issued by the recipient to the registered supplier is not a document recognized under GST law. आप वैसे डेबिट नोट क्रेडिट नोट दे सकते हो, है ना। सपोज मेरे पास में गुड्स आए और मेरे को लगा कि यार ये तो डिफेक्टिव गुड्स है, तो मैं उसको 5% सामने वाले के पैसे काट लूंगा, तो देन आई हैव टू इश्यू दी डेबिट नोट टू दी सामने वाला पार्टी जो भी है सप्लायर है, और वो बट दैट डेबिट नोट इज नॉट रिलेवेंट हियर, है ना। उसके लिए वो जब तक ये क्रेडिट नोट जारी नहीं करेगा उसको, तो उसका कोई मतलब फॉर जीएसटी पर्पस फॉर्मेट लगाया डेबिट नोट का। अब ये डेबिट नोट कब बनता है? जब आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है जो आपने चार्ज करी है आप उससे ज्यादा करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, अब कैसे भी, अब जैसे कि आपने ज्यादा सप्लाई कर दिया और रिसिपेंट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, अब इस केस में आपको टैक्सेबल वैल्यू बढ़ानी है तो इसमें डेबिट नोट आप इशू कर दोगे। जहाँ पे भी टैक्सेबल वैल्यू आपने पहले कम चार्ज कर ली या फिर टैक्स गलती से कम चार्ज हो गया, या फिर आपने बाद में फर्दर उसी के एडिशन में कुछ और सप्लाई कर दी, उसको एक आध प्रोडक्ट और उसको सप्लाई कर दिया, तो आपको वैल्यू अगर बढ़ानी है उसकी तो पहले तो टैक्स इनवॉइस जा चुका आपका, उसी के रेफरेंस में आप एक डेबिट नोट और इशू कर, तो एक तरीके से क्लब हो गया उसको। इससे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी और वो भी आईटीसी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर लेट पेमेंट की वजह से उससे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, उसके ऊपर पेनल्टी लगी, तो उसके नाम पे भी नोट इशू कर दो उसको इनवॉइस कर। बट जनरली जो है वो क्रेडिट नोट ही ज्यादा इशू होता है, हाँ, क्योंकि वो सामने वाले को अगर कोई बिल एक्सेप्ट नहीं होता तो वो रिटर्न हो गया, जैसे सेल्स रिटर्न आ गया आपने डिस्काउंट दे दिया उसको, आपसे फिर और कोई रिटर्न हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया, क्वालिटी डिस्काउंट हो गया, लेकिन वो आपके एग्रीमेंट में पहले डिफाइन होना चाहिए। Where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services or both, and the taxable value or tax charge in that invoice is found to be less than taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person who has supplied such goods or services or both shall issue to the recipient one or more debit notes for supplies made in financial year. यहाँ पे ये है कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी है तो हर एक इनवॉइस का एक होगा या मल्टीपल इनवॉइसेस का एक सिंगल टाइम पीरियड बनना चाहिए। डेबिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट का होता है। बट पहली चीज मान लो मेरे 10 इनवॉइस इशू करे, हर एक का एक एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा या सबका कंसोलिडेट एक इशू करना है? पहले जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तब बहुत टाइम तक, आई थिंक 2018 तक जो था, वो आपको हर एक इनवॉइस का एक क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करना पड़ता है। और सिस्टम पे जब आप जीएसटी R1 भरने जाते थे तो वहाँ पे इनवॉइस रेफरेंस नंबर मांगता था, तो जब तक आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं डालेंगे वो आपका लिंक नहीं होगा और वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। फिर एक्ट में ये अमेंडमेंट डाला गया, इसमें ये लिखा गया जैसे वन और मोर, जहाँ पे टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है
वहाँ पे लैंग्वेज पहले कुछ और। तो अब आप मतलब जितने भी डेबिट जो आपके इनवॉइसेस हैं उनके रिगार्डिंग आप एक सिंगल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, और जब आप GST भरोगे तो वहाँ पे आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर पे डालना कंपल्सरी नहीं है। बट आपके क्रेडिट या डेबिट नोट में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि इन इनवॉइसेस का मेरे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, तो उसके साथ में आपको कोई वर्किंग अटैच होनी चाहिए या शीट अटैच होनी चाहिए, ताकि आइडेंटिफाई हो पाएगी किस डेबिट या क्रेडिट नोट का आप दे रहे हो। क्योंकि कल को अगर बाद में लेटर ऑन अगर डिपार्टमेंट आपसे क्वेरी करता है तो डेबिट नोट के केस में तो मे भी ना करे, बट क्रेडिट नोट के केस में 100% वो क्वेरी करेगा कि इसके कौन से इनवॉइस के रेफरेंस में आपने ये issue, तो वो फिर आपको उस टाइम पे वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसलिए रेफरेंस तो आपके पास होनी चाहिए किस भी इनवॉइस के अगेंस्ट में आप डेबिट या क्रेडिट। आपने बताया जब इनवॉइसिंग तो उसको 24 आवर्स टाइमिंग, अब किसी इनवॉइस के रिगार्डिंग हमने डेबिट क्रेडिट, इसके लिए फिर इनवॉइसिंग हमारी हुई है तो उसके अलग से इनवॉइस आएगा। इनवॉइस तो टैक्स इनवॉइस जो था वो तो एक्चुअल था ही ना, तो उसका तो इनवॉइस जो बन गया वो तो ओके है, उसमें तो कुछ है नहीं। अब जब आप क्रेडिट या डेबिट नोट के ट्रू वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर लो तो आप डेबिट क्रेडिट नोट को भी इनवॉइसिंग पोर्टल पे अपलोड करो तो वो अपने आप एक तरीके से वो उसको सेटअप कर देगा। और जब आप उसको वन में अपलोड करोगे तो वन में तो आपकी लाइबिलिटी जो बढ़ने लगनी है, डेबिट नोट बढ़ जाएगी, तो इनवॉइस में अमेंडमेंट नहीं होगा, डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू वहाँ पे इनवॉइस की वैल्यू होगी। Issuance of the debit note कब इशू होता है डेबिट नोट, जैसे कि सर बता ही चुके हैं, टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा होगी इस केस में हम जो है करेंगे। और जैसे कि actual value of supply is higher than that stated in the original tax invoice, मतलब मेरा ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस में अमाउंट कम मेरे को ज़्यादा लगाना है तो मैं डेबिट नोट इशू कर दूंगा उस केस में। A tax charge in the original tax invoice is lower than that applicable on the supply। अब सर ने बोला था कि मैंने गलत टैक्स रेट कर दी, मान लो लोअर टैक्स रेट 12% लगा दी, 18 लगानी थी, तो इस केस में मैं बढ़ाने के लिए डेबिट नोट इशू कर दूंगा। The quantity received by the recipient is more than what has been declared in the tax invoice। अब मान लो मेरे क्वांटिटी जो है वो उसमें कम लगा रखी है, 10 लगा रखी है, मेरे को लगानी थी 12, तो इस केस में जब मैं 12 करूंगा तो मेरे को वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो उस केस में मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। इफ द सप्लायर चार्जेस अ पेनल्टी फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, अगर उसने पेनल्टी वगैरह कोई चार्ज करी है तो इस केस में वो डेबिट नोट इशू करेगा। In all cases, the supplier will issue a debit note to the customer. In that case, revised value of the supply is original amount due plus debit note. Time limit of issuing and making such declaration. A debit note in relation to supply made in a financial year can be issued at any time. Debit note के लिए कोई time limit नहीं है, कभी भी आप issue कर सकते हो, लेकिन उसकी जो details है वो आपको declare करनी पड़ेगी। There is no time limit for issuing debit note. Any registered person who issue a debit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such debit note in the return for the month during which such debit note has been issued. क्रेडिट नोट वी कब इशू होता है, जो अपनी वैल्यू तो कम हो गई हो, जो अपने जो इनवॉइस में ज्यादा चार्ज कर दिए और अपन को कम करनी है। अब ये कब होगा, जब गुड्स जो तो वापस आ गया हो रिटर्न, या फिर टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया अपन ने, इस केस में where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services or both, and the taxable value or tax charge in that invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply. The registered person who has supplied एड्रेस किसका दे दिया, 101 अनुकंपा में सर ये मेरे को मिला नहीं था इसलिए मैं कोई पहुंच जाएगा वहाँ ये तो रियल एड्रेस है। एड्रेस तो जयपुर का GST 26 नंबर से ये सब नोट कर रहा था यार, तुम लोग प्रॉपर देखते हो कि नहीं देखते हो? मेरे को मिला नहीं था इसलिए मैंने लगा दिया इंटरनेट से डाल। In that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply. The registered person who has supplied such goods or services or both may issue to the recipient one or more credit note for supply made in a financial year containing such particular as may be prescribed. अब ये कब कब इशू होता है, जैसे कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लोअर देन दैट
stated in the original tax invoice. अब मेरी जो थी टैक्स इनवॉइस में वैल्यू कम थी, 50,000 आ रही थी, क्या हो गया भाई? को 45,000 करनी है, तो इस केस में 5,000 का क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा. टैक्स चार्ज इन द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इज हायर देन दैट एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई. अब मैंने 18% लगा दिया 12% की जगह, तो इस केस में मेरे को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. गुड्स सप्लाइड आर रिटन बाय द रेसिपिएंट, गुड्स ने वापस कर दिए, तो इस केस में मेरे को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आर डेफिशिएंट, मतलब कम भेजी मैंने उसको और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कम, उसको ज्यादा चाहिए नहीं, तो इस केस में जो मैंने अगर उसमें ज्यादा लगा रखी थी वैल्यू, क्वांटिटी 12 और मैंने उसको भेजी 5 ही, तो बाकी के 7 के लिए मैं उसे क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा. When a cash discount is allowed at the time of collecting payment from a customer in terms of an agreement entered into prior to the supply. अब आपने कोई कैश डिस्काउंट दे दिया, तो इस केस में भी क्रेडिट नोट इशू होगा, लेकिन वो कैश डिस्काउंट आपके जो एग्रीमेंट है उसमें डिफाइन होना चाहिए. In the all cases, the supplier would issue a credit note to the customer. In that case, revised value supply is the original amount due minus credit note. Time limit for issuing and making such declaration. अब इसमें क्या होता है, एनुअल रिटर्न और 30th नवंबर of immediately succeeding the financial year. अब whichever is earlier, तो उससे पहले अपन को जो है क्रेडिट नोट को जो है अपन को डिक्लेयर करना पड़ता है, जो भी डिटेल्स है, मतलब उतने टाइम पीरियड में अपन को उसको इश्यू करना पड़ता है. The credit note so issued must be declared by the supplier in return for the month in which they are issued. However, maximum time limit for making such declaration is the earlier of the following two: the date of furnishing of the relevant annual return or 30th November immediately succeeding the financial year in which such supply was made. For example, if the invoice is raised on 22 June 2022, the maximum time limit for making such declaration is the earlier of the following two: the date of furnishing of annual return and 30th November immediately succeeding the financial year in which supply was made, that is 30th November 2023. Annual return of which year? Annual return succeeding, यानी कि मेरी इधर 31 Annual दिसंबर, return of which year? इसमें डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 2023 उससे पहले. Annual return of the year to which supply is related. उसकी एनुअल रिटर्न से देखना पड़ेगा. 22-23 की, जैसे 22-23 का इनवॉइस है तो उसके क्रेडिट नोट इशू करने के लिए 22-23 की आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, या फिर उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24 का 30th नवंबर. अर्लियर ये जो डेट होती थी 30th नवंबर वाली, ये थी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल. अभी इसको रिसेंटली एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको 30 नवंबर कर दिया. और डेबिट नोट की केस में क्या होती है, जहाँ पे आपको ये वैल्यू कम करनी है, मतलब बेनिफिट लेना है, वहाँ पे तो आपके ऊपर ये टाइम लिमिट है. और डेबिट नोट में आप कंडीशन जोमेटो पे एक मैं डायनॉट पे देखती हूँ. वायर है कौन? कंडीशंस एप्लीकेबल ऑन इश्यू ऑफ द क्रेडिट नोट. अब हर एक क्रेडिट नोट जो है वो एक स्पेसिफिक इनवॉइस से लिंक होता है. अब सर ने बोला हर एक इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट होता है. अब हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते इसको. भाई इशू एक क्रेडिट नोट हो सकता है, बट उसके साथ में रेफरेंस होना चाहिए कि किस किस टैक्स इनवॉइस का कौन कौन सा क्रेडिट नोट इशू किया है, या फिर एक सिंगल किया है तो किस किस इनवॉइस का इशू किया है. It is important to remember that there cannot be bunching of the two financial year for issue of a credit note. So for a tax invoice issued in the March बंचिंग ऑफ टू फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है ना कि टू टैक्स इनवॉइस. फाइनेंशियल ईयर मतलब 22-23 23-24 का मिला के एक कर दिया वो चीज. So for a tax invoice issued in March 2019 and other issued in June 2019, a single credit note cannot be issued against both the invoices. ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया ना, मतलब वैसे कर सकते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के तो 10 है अगर इनवॉइस, तो आप उसका एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो. the recipient on declaring the same must claim a reduction in his input tax credit if the same has been availed against the original tax invoice. अब आपने मान लो
क्रेडिट नोट इशू कर दिया। इस केस में क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी का, और उस हिसाब से आपकी आईटीसी जो होगी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। उसके पीछे क्या लॉजिक है? सर दोनों जगह फाइनल तो इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगाई गई कि आपके रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जब भी अलाउ होगा जब आपने इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन नहीं किया, मतलब वो टैक्स आपने वापस से उसको भी बेनिफिट पहुंचाया है आपने, जो भी आपका रेसिपिएंट है, तो उसका आपने वैल्यू तो कम कर ही दी और उसको भी ये करना पड़ेगा कि वो अपनी आईटीसी रिवर्स करे वहाँ से, तो वो फिर उसके ऊपर एक फुटिंग पे आ पाएंगे ना, नहीं तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं किया कि आपने टैक्स ले लिया और तो इसलिए सिर्फ क्रेडिट नोट में ये इशू है कि वहाँ पे जब तक सामने वाला आईटीसी रिवर्स नहीं करता तो आप अपना टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन बट वो एक प्रैक्टिकल इशू ये है कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया है। आपके पास कोई सोर्स नहीं है ना उस चीज का आगे नहीं। ये इश्यूज डिपार्टमेंट जब ऑडिट करता है तब उठते हैं कि आपने तो ठीक है लायबिलिटी में आपने रिडक्शन कर लिया, बट ये भी प्रूव करो कि सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। A credit note cannot be issued if the incidence of the tax and interest on such supply has been passed by him to any another person. जैसे कि सर समझाया। In case of a credit note issued for a discount, the discount must be provided in terms of an agreement entered into before or at the time of supply. आपको अगर डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो आपको अगर क्रेडिट नोट इशू करना है तो डिस्काउंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपके एग्रीमेंट में होनी चाहिए। पार्टिकुलर्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसमें क्या क्या होना चाहिए? Name, address, and GST number of the supplier, nature of the document, the consecutive serial number not exceeding 16 characters, जैसा कि अभी भाई ने बताया था आयुष भाई ने। In one or multiple series containing alphabets or number or special characters, hyphen or dash and slash and any combination thereof. Date of issue of any document, name, address, GST or UIN of the if registered of the recipient, name and address of the recipient and the address of the delivery along with the name of the state and its code, serial number and date of the corresponding tax invoice, value of the taxable supply of the goods, signature, digital signature of the supplier. Commercial debit note and credit note. अब ये तो ऐसे होते हैं, मेनली बुक एंट्रीज के लिए होता है जनरली। A debit note is any document used by a buyer to inform the seller of a debit note to the buyer's account. This can occur when the goods are returned or when there is overcharge on an invoice. The seller then issue a credit note to correct the error. अब क्या होता है, सेलर ने जब सेल किया तो एंट्री क्या मारी थी, डेटर्स टू परचेजर, तो इस केस में वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर मान लो उसने ज्यादा जो ओवरचार्ज कर दिया प्राइस वगैरह, उसमें वो डेबिट नोट इशू करेगा बुक एंट्रीज के लिए सेटल करने के लिए। जो सप्लायर है, डेबिट नोट कभी भी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल हो ही नहीं सकता। अगर सप्लायर इशू कर रहा है डेबिट नोट उस किसी भी पर्टिकुलर सप्लाई के केस में, तो वो कमर्शियल डेबिट नोट इशू नहीं करेगा। सॉरी बायर ही इशू करेगा और सप्लायर जो है वो कमर्शियल क्रेडिट नोट जरूर इशू कर सकता है कि वहां पे आप बेनिफिट नहीं ले रहे, ठीक है गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, पर जहाँ पे आप अपनी सप्लाई की वैल्यू बढ़ा रहे हो उसको कमर्शियल डेबिट नोट दे दोगे, मतलब आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे उसमें, तो वो चीज अलाउड नहीं है। तो डेबिट नोट तो हमेशा जीएसटी डेबिट नोट ही होगा, वो कमर्शियल नहीं हो सकता। क्रेडिट नोट में आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर जीएसटी को इफेक्ट करना चाहते हो तो जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करो, अदरवाइज कमर्शियल क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हो, जिससे सिर्फ आपका बुक सेटलमेंट जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हो जाएगा और बाकी जो टैक्स गवर्नमेंट के पास गया वो सामने वाले ने इनपुट भी ले ली और आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया। credit note. A credit note is a document used by a seller to inform the buyer of a credit note to the buyer's account. This can occur when the goods are returned or when there is an undercharge on an invoice. The credit note serves as a proof of the transaction and can be used to adjust accounting entries. अब ये भी ऐसे ही होता है सिमिलर। अब ये सेलर इशू करता है, अब क्रेडिट नोट है, अब मान लो उसमें इनवॉइस की वैल्यू जो है कम करनी है, तो इस केस में वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा। अब क्वेश्चन, an advance is received by a supplier for a service contract which subsequently got cancelled.
The supplier has issued the invoice before supply of service and paid the GST thereon. Whether he can claim the refund of the tax paid or he is required to adjust the tax liability in his return. Yes, who will reply? Jayanti Jain. Jayanti इस केस में Jain. इनवॉइस जो है इशू हो चुका है. Harsh Garg. यस सर. हाँ, क्या पूछ रहा है ये, जवाब दो इसका. हर्ष, क्या इसका वापस वही. यस हाँ, ये क्या पूछ रहे हैं, इसका जवाब दो आप. सर. इसमें क्या वो घर से अटेंड कर रहे हो क्या? यस सर. सोते सोते अटेंड कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, आराम से बैठ के? नहीं, बैठ के सर. तो फिर क्वेश्चन का जवाब दो आप. पूर्वी खटोड़. हाँ, पूर्वी खटोड़. ये एसजीआई में कौन कौन है? रेड आ रहा है इनका तो. चलो तुम जवाब दो. अब इस केस में वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा. अब जैसे कि आपने इनवॉइस दिया था, अब उसकी वैल्यू मेरे को कम करनी है क्योंकि मैंने उसे कैंसिल कर दिया. तो इस केस में मैं उसे क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा. The supplier is required to issue a credit note in terms of Section 34 of the CGST Act. He shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued. An advance is received by a supplier for a service contract which got cancelled subsequently. The supplier has issued receipt voucher and paid the GST on such advance. Whether he can claim the refund of the tax or he is required to adjust his tax liability. करेक्ट. इसमें अपन क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, तो हमने इनवॉइस इशू किया. A refund voucher in terms of Section 31(3)(e) of the CGST Act, read with Rule 51 of the CGST rules, is required to be generated. The taxpayer can apply for the refund of the GST paid on such advances by filing Form GST RFD 01 under the correct category refund of excess payment of the tax. Goods supplied by a supplier under cover of a tax invoice are written by the recipient. Whether he can claim refund of the tax or he is required to adjust his tax liability in his returns. इस केस में भी क्रेडिट नोट इशू कर देगा क्योंकि अपन को वैल्यू कम करनी पड़ेगी. उसने गुड्स वापस रिटर्न कर दिए. The supplier is required to issue a credit note in terms of Section 34 of the CGST Act. He shall declare the detail of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued. The tax liability shall be adjusted in the return subject to condition of Section 34 of the CGST Act. तेरे लिए वापस क्रेडिट नोट इश्यू कर दे, तेरे को ताली हटा के. गलत डेबिट कर दी तेरे को. आई होप सो कि आप सब डेबिट और क्रेडिट नोट के बाद जाग रहे होंगे, ऑनलाइन में सोए नहीं होंगे. सो मूविंग द टॉपिक ई-वे बिल.
सो बेसिकली ई वे बिल होता क्या है? ई वे बिल गुड्स के मूवमेंट को ऑथराइज करने के लिए होता है कि जो अपना गुड्स अपन मूव कर रहे हैं किसी एक सप्लाई के प्लेस से जो अपना रिसिपिएंट है उसको, तो वो बिल, उस गुड्स का बिल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, या फिर उस गुड्स के ऊपर कहीं अपन टैक्स एविजन करने के लिए उसे बिना बिल बनाए तो नहीं भेज रहे, तो उसके लिए अपन ई वे बिल बनाते हैं। ई वे बिल में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो अपन आगे डिस्कस करेंगे, पर उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो अपन देखते हैं। An e-way is an electronic way bill for movement of goods to be generated on the e-way portal. E-way का एक पोर्टल होता है जिसपे e-way जनरेट करते हैं अपन। GST registered person cannot transport goods in a vehicle whose value exceed 50,000. मतलब एक कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है पर उसकी वैल्यू 50,000 से एक्सीड होती है, तो वो बिना ई-वे बिल बनाए उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अब ई-वे बिल बनाने की जरूरत किसको होती है और कब होती है? ई-वे बिल को कब बनाना पड़ता है? तब इस डेफिनेशन में अपन हर एक पार्ट को तोड़ के और समझेंगे, आगे उसका ब्रेकअप करेंगे। According to Rule 138(1), every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding 50,000, मतलब पहला पॉइंट होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होगा कि जो गुड्स की वैल्यू है वो 50,000 से एक्सीड करनी चाहिए। इन रिलेशन टू सप्लाई, जो मूवमेंट कर रहा है, मतलब मूवमेंट कौन कॉज कर सकता है? हो सकता है सप्लायर कर रहा हो सकता है रेसिपिएंट कर रहा हो सकता है कोई और पर्सन कर रहा हो। जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है और कॉजिंग मूवमेंट ऑफ और वैल्यू ही 50,000 रुपए से एक्सीड कर रही है, तो उस केस में फिर उस पर्सन को ई-वे बनाना जरूरी है उस पर्टिकुलर मूवमेंट की। नहीं तो अगर मतलब इन ट्रांजिट अगर वो गुड्स डिटेन होता है या डिपार्टमेंट को पकड़ लेता है, तो जो पेनल्टी की लेवी वगैरह जो भी आएगी वो उस पर्टिकुलर पर्सन पे आएगी जो कि मूवमेंट कर रहा था उसका चाहे सप्लायर कोई हो चाहे रेसिपिएंट। और मूवमेंट किस पर्पस से होता है? फॉर इन रिलेशन टू सप्लाई, कि अपन ने गुड्स बेचे तो उसकी सप्लाई कर रहे हैं फॉर अ रीजन अदर देन सप्लाई। अब इसमें कौन से केस कवर होंगे कि जैसे अभी सिद्धार्थ ने बताया था कि जॉब वर्क के लिए अपन कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो ये वाला केस हो गया। और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि अपन माल खरीद रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से और अपन रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो ई-वे बिल जनरेट की लायबिलिटी आएगी वो अपने ऊपर आएगी कि अपन लायबल होंगे कि हमको ई-वे बिल जनरेट करना है। Shall before commencement of such movement furnish the information relating to the said goods as specified in part A of form GST W01। गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले अपन को पार्ट ए में ई-वे बिल के फॉर्म GST W01 के जो पार्ट है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने मूवमेंट कर दिया फिर रास्ते में कर रहे हो, पहले अपन को सब कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी और फिर ये मूवमेंट शुरू होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था इस डेफिनेशन में 50,000 से बढ़नी एक्सीड करनी चाहिए उसकी वैल्यू, फिर 50,000 कैसे होगा, मतलब उसमें क्या चीज इंक्लूड होगी? क्योंकि जीएसटी में हर चैप्टर में चीजों की डेफिनेशन बदल रहती है। रिलेशंस कई में कौन से रिलेटिव होते हैं, किसी में कौन से होते हैं, जैसे टैक्सेबल टर्नओवर हर जगह अलग होता है। तो इस 50,000 में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? तो द वैल्यू ऑफ 50,000 डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 क्या होता है? तो जैसे कि अपन इंटर में पढ़ा था चैप्टर 5 टाइम ऑफ सप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो उसमें अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते थे कि उसमें कितना के गुड्स है, उसमें अपन ने कोई सर्विस अवेल करी है, पैकेजिंग चार्जेस हो गए वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, अपन ने लेट पेमेंट किया तो लेट पेमेंट फीस मिली अपन को तो वो इन्वॉल्व होंगे। तो वो सब जो सेक्शन 15 है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डिसाइड होगी। या फिर डिक्लेयर्ड इन एन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, उसमें जो अपन ने वैल्यू बताई है वो, और इस वैल्यू में अपन जीएसटी भी इंक्लूड करेंगे। जीएसटी सेस कोई भी चार्ज जो लगता है वो वैल्यू इसमें इंक्लूड होके अपन वैल्यू चेक करेंगे 50,000 से एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही। बट एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई और एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, कोई भी जो गुड्स है जो इस पे टैक्स नहीं लगता, जो एग्जाम्प्ट है उनकी वैल्यू अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे। अगर अपन ने कोई सप्लाई करी इसमें टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जाम्प्ट सप्लाई भी है, तो अपन टोटल वैल्यू देखेंगे, एग्जाम्प्ट सप्लाई की वैल्यू हटा देंगे, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, इसमें अपन को देखना है कि ये बिल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक बार आप सब एग्जांपल पढ़ लीजिए। Online participant may also read. Nina, you have to answer it. तो इस एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं कि अपनी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है 40,000 है, 48,000 है, सॉरी, बस इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो हमें 18% जीएसटी लगानी है। अब इस केस में जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है वो पंजाब से गुजरात हो रहा है, तो अपन को इसमें ई-वे बिल बनाना है कि नहीं बनाना। सलोनी गुप्ता, यस सर। क्या आंसर होगा इसका?
सलोनी, यस सर। आंसर क्या होगा ये तो बताओ। यस सर में से क्या होगा? ये वापस म्यूट क्यों हो रही है बार बार? अभी इसने अनम्यूट करा, वापस म्यूट हो गई है। चलो कुछ टेक्निकल इशू होगा, ठीक है, इसको बताओ। तो जैसे कि एक बार क्वेश्चन देखने में लगता है कि 1250,000 से कम है, जैसे कि 40,000 है, पर इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो जीएसटी इंक्लूड करने के बाद जो इसकी वैल्यू करके आती है वो आती है 56,640, जो कि 50,000 से ज्यादा है। इस केस में फिर अपन को ईवीएबल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। और द पर्पस ऑफ ईवीएबल आपको अदरवाइज आप वैल्यू का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू, मतलब बिफोर टैक्स जनरल जो पार्लियामेंट में होता है, और हर जगह जहाँ पे टर्नओवर भी देखोगे आप जीएसटी में, तो सब जगह पे आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई काउंट करनी होती है, उसमें टैक्सेस भी गिनते हैं जीएसटी में। बट ईवीएबल के अंदर इन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि जीएसटी को भी आपको कंसीडर करना है फॉर द पर्पस ऑफ कंसीडरिंग रुपीस 50। सो कुछ केस होते हैं जहाँ पे 50,000 की लिमिट अपन को देखनी नहीं होती, चाहे वहाँ पे वैल्यू की वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर कुछ भी हो, अपन को ईवीएबल बनाना ही पड़ेगा। तो वो कौन से केस है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला केस होता है कि वेयर द गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू अ जॉब वर्कर लोकेटेड इन अनदर स्टेट, यानी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई पहला पॉइंट, और दूसरा जॉब वर्क के लिए जो सेंड हो रहा है गुड्स, उस केस में। तो इस केस में अपन वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं देखेंगे कि 50,000 है कि नहीं है, अपन को ईवीएबल बनाना ही पड़ेगा। और सेकंड केस क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय पर्सन हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। और वो कौन सा पर्सन था? अपना था वो पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके पास सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं करना, पर उसके पास दो लिमिट थी कि उसको ईवीएबल बनाना पड़ेगा और जो भी मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई उसको इनवॉइस करना पड़ेगा। तो इस केस में अपन को क्या है, ईवीएबल जो थी ना कंडीशन वो यहाँ पे बनानी पड़ेगी। बेसिकली इन केसेस में अगर 50,000 रुपए की लिमिट नहीं लग रही तो भी आपको इनवॉइस बनाना है। क्यों? क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन में फिर इनको एक फर्दर वो एग्जेम्पशन ग्रांट करेंगे कि अदरवाइज इनको अगर इंटरस्टेट सप्लाई की केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। तो इनको बोला कि आप ठीक है रजिस्ट्रेशन मत लो, बट हर एक मूवमेंट के लिए आपको ईवीएबल जनरेट करना पड़ता है ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रैक होते हैं। अब कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे अपन को ईवीएबल नहीं बनाना, मतलब इन सिचुएशन पे ईवीएबल नहीं बनाना। तो ऐसे कोई बहुत लंबी लिस्ट है ईवीएबल नहीं बनाने वाली, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने कवर करें कि वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस, मालगाड़ी। अब कोई गुड्स अगर मालगाड़ी से ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस केस में अपन को ईवीएबल नहीं बनाना। और गाड़ी से पटरियों पे जो दौड़ती है, पर वो तो रेलगाड़ी हो गई, पर वो मोटराइज्ड साइकिल रिक्शा हो गया, वो क्या हाथ ठेला हो गया, बैलगाड़ी में, तो जिनमें नॉन मोटराइज्ड जो ट्रांसपोर्ट है उनके केस। तो सेकंड केस है where the goods being transported are alcoholic liquor। आजकल ई रिक्शा आता है, उसको नॉन मोटराइज्ड बोलेंगे। मोटराइज्ड कर दिया। ये डिफाइंड एज मोटर व्हीकल एक्ट। सेकंड केस है कि where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, यानी पता है, और पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, और नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। अब ये जो लास्ट में ये पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल और ये इनके केसेस में क्यों नहीं चाहिए होता? लेवी नहीं आती इनके ऊपर जीएसटी जो सेक्शन 9 में, इसीलिए इनको बाहर निकाल देते हैं। और जो अल्कोहलिक लिकर की बात रही, तो अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उस केस में चाहिए। ये सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस केस में नहीं चाहिए। फिर है any movement of goods caused by defense formation under Ministry of Defense as a consignor or consignee, ठीक है। और where the goods being transported are exempt from tax, जो जैसे कि अपन पहले बता चुका था मैं कि टैक्स से exempt है। और where the consignor of good is a central government of any state or local authority for transport of goods by rail। अब इसमें एक स्पेशल केस था जिसमें मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, उसको मैं अलग से कवर करा है, वो केस आगे डिस्कस करेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि वैलिडिटी ऑफ ईवीएबल क्या होती है, कि ईवीएबल बन गया तो वो कब तक वैलिड रहेगा और कौन कौन से केस में कितनी वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले
मतलब एक पार्ट कि वो शिप से ही ट्रांसफर होना चाहिए किसी एक पार्ट में, ठीक है। उस केस में जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है पर 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा डे मिलेगा अपन को, मतलब सिंपली 20 किलोमीटर के लिए एक दिन हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट के लिए एक एक्स्ट्रा डे। और अदर देन ओवर डायमेंशन कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, तो जो अदर देन ये वाला पार्ट हो गया उसमें हो गया 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर और एडिशनल डे फॉर मोर जो 200 किलोमीटर से ऊपर वाला पार्ट होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि 1 डे कब से कब तक होगा, काउंटिंग क्या होगी इसकी, क्या 24 आवर काउंट करेंगे अपन, क्या इस टाइम बनाया तो इससे 24 आवर्स लेंगे, तो इसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। इसकी कैलकुलेशन कैसी है, द रेलेवेंट डेट शैल मीन द डेट ऑन व्हिच द e-way has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which e-way has been generated, and each day shall be counted as a period of expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way। अब ऐसा समझ में आएगा नहीं किसी को, इसको मैं बेसिकली एकदम सिंपल में समझाऊं तो अपन ने जैसे आज ई-वे जनरेट किया, तो जिस डे पे अपन ने ई-वे जनरेट किया उसका नेक्स्ट डे की मिडनाइट को फर्स्ट डे पूरा होगा, नेक्स्ट डे की मिडनाइट तो अपना फर्स्ट डे एंड होगा, ठीक है। अब इसके अपन एग्जांपल से देखते हैं। अगर उस टाइम तक नहीं पहुंच पाया तो या तो आप लिमिट उसको एक्सटेंड कर लो ई-वे पोर्टल पे, और आपने वो भी नहीं करी और फिर भी आप उसका ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हो और डिपार्टमेंट ने आपकी गाड़ी पकड़ ली, तो फिर उस टाइम पर डिपार्टमेंट से डिटेच कर सकता है उसको, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होता है पेनल्टी के टैक्सेस वो इनिशिएट करता है, ठीक है। तो अब अपन एक एग्जांपल से देखेंगे कि सपोज एक ई-वे था जो जनरेट हुआ रात को 4 बजे, कब 14 मार्च को रात को 4 बजे, ठीक है, सॉरी 4 बजे नहीं 12:04 पे, सॉरी 12:04 पे ई-वे जनरेट हुआ। अब इसका फर्स्ट डे एंड कब होगा, इसका फर्स्ट डे एंड होगा 12 बजे एग्जैक्ट 15-16 की रात को, 15 और 16 के बीच में जो 12 बजेंगे उस दिन फर्स्ट डे एंड होगा। और सेकंड डे कब, मिडनाइट ऑफ 12, 16 और 17 मार्च। अब दूसरा केस जो अपन ने देखा कि सपोज एन ई-वे बिल इज जनरेटेड ऑन 11:58 पे जनरेट हुआ ये 14 मार्च को, अब इसका फर्स्ट डे कब एंड होगा, मिडनाइट ऑफ 15 एंड 16 मार्च। अब अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले केस में इसको अप्रोक्सीमेट 40 आवर्स मिल गए, 40 आवर्स से कुछ टाइम कम मिला, और सेकंड वाले केस में उसको 24 आवर्स से थोड़ा सा टाइम कम मिला, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा मिला, थोड़ा सा ज्यादा मिला, तो फॉलोइंग डे का मिडनाइट, ठीक है। अब हु विल जनरेट ई-वे बिल, अब ई-वे बिल जनरेट कौन करेगा, तो अगर अपन जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं खुद में अपन ने व्हीकल हायर किया है कोई, या अपने व्हीकल से अपन गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके से जो अपन ई-वे बिल जनरेट करेंगे अपन ही करेंगे, तो उसके जितने भी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी इसमें सब कुछ अपन करेंगे। तो ई-वे बिल जनरेट करते हैं जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो उन दोनों पार्ट में सारी इंफॉर्मेशन अपन फिल करेंगे। बट अगर पार्ट गुड्स ए तो बेसिकली होता है रेसिपिएंट का, और गुड्स का डिटेल कैप्चर करता है, डिस्टेंस कैप्चर करता है, एड्रेस कैप्चर करता है, कहां बिल हो रहा है, कहां शिप हो रहा है, और पार्ट बी होता है कन्वेंस का, जिस भी कन्वेंस से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस कन्वेंस की डिटेल। और अगर अपन गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो उस केस में पार्ट ए जो गुड्स की डिटेल होती है वो तो अपन सब फिल कर देंगे, और जो पार्ट बी जो कन्वेंस डिटेल्स होगी जैसे भैया ने बताया, तो वो सारी ट्रांसपोर्टर फिल करेगा। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट है कि इफ द सप्लायर ऑफ द गुड इज अनरजिस्टर्ड पर्सन बट द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, देन द रेसिपिएंट इज लायबल टू जनरेट ई-वे बिल। ये पार्ट में पहले बोल चुका था कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और अपन रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो इस केस में लायबिलिटी ऑफ जनरेशन ई-वे बिल किसकी होगी, वो अपने पे होगी। अब मान लो इसमें मूवमेंट कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन भी भेज रहा है लोकेशन टू रेसिपिएंट के केस में, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में फिर किसको करना पड़ेगा, तो मूवमेंट तो सप्लायर कर रहा है। अभी अपन जब स्टार्टिंग में देख रहे थे तो सबसे पहला यही था कि जो भी मूवमेंट कर रहा होगा रजिस्टर्ड पर्सन उसको रिक्वायरमेंट है जनरेट करने की। अब पहली चीज तो जो मूवमेंट कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर इस केस में ई-वे बिल बनना ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि रूल्स में डीमिंग फिक्शन दिया हुआ है कि वहां पे ये माना जाएगा कि रेसिपिएंट जो कि रजिस्टर्ड है, ये माना जाएगा कि वो मूवमेंट वो रेसिपिएंट ही कर, तो इसलिए उसको वहां पे देना पड़ेगा। ये रीजन है कि ये जो नोट इसने डाला है इसकी वजह से रेसिपिएंट जो कि रजिस्टर्ड है उसको इस केस के अंदर ये इशू करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स में डीमिंग फिक्शन दिया है। अब जैसे कि बताया था कि फॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है, तो वो ये उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में अपन गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे
वैल्यू ऑफ गुड्स क्या हो गई, प्लेस ऑफ डिलीवरी, GST ऑफ द सप्लायर और द रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो, और डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा, टैक्स इनवॉइस इशू टैक्स इनवॉइस, अदरवाइज बिल ऑफ सप्लाई केस में बिल ऑफ सप्लाई, HSN कोड और रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और पार्ट बी में क्या आएगी, ट्रांसपोर्ट डिटेल आएगी कि अपन किस गाड़ी के थ्रू या उसकी गाड़ी नंबर, तो व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। However, details in part B is not required. अब डिटेल्स इन पार्ट बी भरना कंपल्सरी नहीं है। कब? डिटेल्स इन पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 50 किलोमीटर के एरिया में अगर अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब डिटेल्स इन पार्ट बी रिक्वायर्ड नहीं होगी। पार्ट ए तभी भरना पड़ेगा पर पार्ट बी रिक्वायर्ड नहीं होगी इन दो केस में। जब वो अगेन विद इन द स्टेट होना चाहिए, विद इन द स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए कि जब ट्रांसपोर्टर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है और जो सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो सप्लायर अपना माल ट्रांसपोर्टर को देने जाएगा, अगर वो 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर है तब पार्ट में डिटेल्स उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और ट्रांसपोर्टर जब सप्लायर के वहां तक पहुंच गया, रिसिपिएंट के वहां तक पहुंच गया, तो रिसिपिएंट की लोकेशन तक पहुंचाने के जो डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर है तो उस केस में उसको पार्ट में इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अपन ने माल बेचा तो वो गुड्स जो ट्रांसफर हो रहे हो पूरे एक गाड़ी से हो जाएंगे, रास्ते में क्या पता गाड़ी खराब हो गई हो या फिर कुछ भी दिक्कत लगती है, इस केस में अपन को ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल है वो चेंज करना पड़ा। तो उस केस में क्या प्रोविजन है कि जब भी अपन कोई व्हीकल चेंज करेंगे तो पार्ट बी में जो डिटेल्स होती है वो जीएसटी पोर्टल पे कितने भी बार अपडेट हो सकती है, तो अपन को उसमें गाड़ी नंबर और वो सब चीजें अपडेट करनी पड़ेगी। तो कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस ड्यू टू अनफोर्सिंग कंटीजेंसीज लाइक ब्रेकडाउन ऑफ व्हीकल। उस केस में for each movement of goods from one place to another, the transporter needs to update the vehicle number in part B of the form GST EWB01. अब consolidated e-way bill क्या होता है और बन सकता है, कब बन सकता है? अब where the multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, कि जैसे ट्रांसपोर्टर है उसका तो काम ही है कि वो माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद तो मैं अकेले हो जाऊंगा नहीं, अपना खाली माल गुड्स लेके कि सिर्फ मेरा ट्रांसपोर्ट कर दे, उसके बाद तो काफी लोग आते होंगे। अब मेरी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो 50,000 से एक्सीड नहीं करी तो मैंने तो ई-वे बिल बनाया नहीं। अब ऐसे जितने भी लोग आए सबने ई-वे बिल नहीं बनाया, तो उस केस में 50,000 से ज्यादा तो वैल्यू एक्सीड हुई नहीं। पर जब हमने सबकी कलेक्टिव वैल्यू निकाली, जितने भी लोग वहाँ पे डिलीवरी करने आए थे गुड्स की, तो वो 50,000 से एक्सीड कर गई। अब उस केस में जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो जो व्हीकल के अंदर है वो तो 50,000 से ज्यादा है, पर ई-वे बिल किसी ने बनाया नहीं। तो उस केस में जो ई-वे बिल बनाने की लायबिलिटी आती है वो ट्रांसपोर्टर की आती है कि ट्रांसपोर्टर वो मान ले जा रहा है तो वो ही दोनों पार्ट में इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा कि जैसा कि उसके पास बिल आए होंगे जो उन्होंने बाकी जो सप्लायरों ने दिए होंगे, तो उस केस में जो लायबिलिटी होगी वो सप्लायर की होगी, ट्रांसपोर्टर की होगी, सॉरी ट्रांसपोर्टर की होगी। और दूसरा केस क्या होगा कि ट्रांसपोर्टर के पास खूब सारे कंसाइनमेंट्स आए कि ये अपन को ट्रांसपोर्ट करने हैं और सबके अलग अलग ई-वे बिल आए, सबने ई-वे बना के भेजा। अब क्या ट्रांसपोर्टर सारे ई-वे लेके घूमेगा? ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उन सारे ई-वे बिल को इंफॉर्मेशन को ई-वे बिल पोर्टल पे अपडेट कर देगा GST EWB02 में, फॉर्म 02, और फिर एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल उसमें निकल के आएगा। उसके बाद सिर्फ वो एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल लेके घूम सकता है। फिर इन केस कभी भी अगर चेक हुआ, अगर उसके ऊपर मतलब ड्यूरिंग द मूवमेंट वो चेक हुआ तो उसके साथ सबकी बता सकता है कि हाँ ये वैलिड है, ठीक है। कितना करता है ट्रांसपोर्टर? नहीं करता है क्या? किसी दिन बट ये ज्यादा सच यही रहता है, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कैरी करें आप, एक एक ई-वे बिल कैरी करने की उसमें चेकिंग फिर इजी होती है। Where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance after the e-way bill has been generated, वो कैसे तक सब e-way bill generate हो चुके हैं। The transporter may indicate the serial number of each e-way bill generated on the common portal and a consolidated e-way bill in form GST EWB02 may be generated. सेकंड केस कहता है कि where the consigner or the consignee has not generated e-way bill क्योंकि 50,000 से ज्यादा वैल्यू नहीं थी उनकी, फिर उस केस में एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनेगा जो ट्रांसपोर्टर को बनाना है, ठीक है। अब कैंसिलेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल, ई-वे बिल कैंसिलेशन और उसकी एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हैं अपन? तो वेयर द ई-वे बिल इज जनरेटेड बट आइदर नॉट द ट्रांसपोर्टेड और नॉट द ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स इन फर्निश इन द ई-वे बिल। अपन ने ई-वे बिल बनाया पर अब गुड्स को अपन को कुछ चेंज करना पड़ा है टाइम पे कि यार ये गुड्स तो नहीं चाहिए, ये नहीं भेजना, ई-वे बिल बन चुका है। तब उस केस में क्या करेंगे अपन, विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल अपन उस ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। ई-वे बिल चेंज करना पॉसिबल है, तो डिटेल चली गई, पर अब
नया ईवी बनाना पड़ेगा। इस केस में जो ओल्ड ईवी होगा वो कैंसिल हो जाएगा विद इन 24 आवर ऑफ जनरेशन। अगर मान लो नहीं किया तो क्या implication आएगा? Within 24 hours आपने किसी टैक्सी में इसका ईवी कैंसिल नहीं किया और गुड्स भी ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, कोई भी रीजन, और आप कैंसिल भी नहीं कर पाए, तो अब दोबारा तो सिस्टम अलाउ करेगा नहीं आपको उस इनवॉइस का ईमेल बनाना। और फिर आप जब उसको ट्रांसपोर्ट तो आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा। तो अब यहाँ तो आप फिर पूरा इनवॉइस सब कुछ कैंसिल करो, फिर नया इनवॉइस जनरेट करके और वो बनाओ। अदरवाइज आप बिना उसके ट्रांसपोर्ट करोगे तो फिर वो अगेन इशू आएगा। तो इसलिए जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि उसको विद इन 24 आवर्स कैंसिल कर दिया जाए। जैसे ई इनवॉइस में भी था ना, 24 घंटे में अगर आपको कैंसिल करना है 24 घंटे में कर लो, उसके बाद में नहीं, और उसका डुप्लीकेट भी आपको ये अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रोविजन है अपना एक्सेप्टेंस ऑफ ईवी। अब एक्सेप्टेंस क्या पड़ती है कि जब मैंने कोई सप्लाई कर रहा हूँ और मैं ईवी के पार्ट ए में डिटेल्स फर्निश करी कि मैं माल दूसरी पार्टी को भेज रहा हूँ, तो मैंने उसका जीएसटी में डाला होगा। तो अब जरूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी ने मेरे से माल मंगाया, क्या पता मैं फेक कर रहा हूँ। तो उस केस में सामने वाली पार्टी के पास इसका एक नोटिफिकेशन जाएगा और उस दूसरी वाली पार्टी को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये माल मैंने ही ऑर्डर करा है, और इस मतलब वैलिडेट करना पड़ेगा कि हाँ ये सप्लाई जेन्युइन है। द डिटेल्स ऑफ ईवी जनरेटेड shall be made available to the supplier or recipient if registered। ये इंटीमेशन कब जाएगी? जब या तो सामने वाली पार्टी रजिस्टर होनी चाहिए। Where the information in part is furnished by the recipient or supplier। अगर सप्लायर ने फर्निश करी तो रिसिपिएंट के पास, अगर रिसिपिएंट ने फर्निश करी तो सप्लायर के पास। द टाइम लिमिट कितनी होगी एक्सेप्टेंस के लिए? द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ईवी इज 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। अब किसी केस में ऐसा हुआ कि मान लो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, तो उस केस में इसमें डीमिंग प्रोविजन ये माना गया है कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तो उसका एक्सेप्ट ही मानेंगे और फिर वो ईवी बिल वैलिड होगा। ठीक है, मान लो कि फेक ट्रांजैक्शन था, किसी ने ईवी जनरेट कर दिया आपके नाम पे, अब आपने उसके पर ना तो एक्सेप्टेंस दिया और ना उसको डिनाई किया, तो वो अब आपका ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। तो आपको कल जीएसटी डिपार्टमेंट आके बोल सकता है कि ये ट्रांजैक्शन आपके साथ हुआ है, आपने इसको रिजेक्ट भी नहीं किया, मतलब ये ट्रांजैक्शन आपने ये या तो सप्लाई किया या फिर रिसीव किया। मान लीजिए रेसिपिएंट ने आपके नाम से एक ईवी बिल जनरेट कर दिया, आपको एज ए सप्लायर बनाया, तो आपने एक्चुअल में वो कभी सप्लाई की नहीं, तो आप उसका टैक्स भी ऑब्वियसली बात नहीं पे किया होगा। तो बट यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लाके अगर आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया होगा तो वो लायबिलिटी क्रिएट होगी। अगर इन केस आता है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ऑथेंटिक है तब तो ठीक है, अगर आपको पता है कि सप्लाई आपने की है या रेसिपिएंट को पता है कि हाँ मैंने परचेज किया तब तो ठीक हो, तो डीमिंग सेक्शन भी मान लिया जाएगा। बट अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो उसको डिनाई कर दिया जाएगा। इंस्पेक्शन एंड द वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि जैसे कि जब गुड्स ट्रांजिट में है तो उसका इंस्पेक्शन और उसके वेरिफिकेशन से क्या-क्या रिलेटेड रूल्स है। Where the physical verification of the goods being transported on any conveyance has been done during the transit, then एक समरी रिपोर्ट जाएगी पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EW03। ये समरी रिपोर्ट देगा कौन? इंस्पेक्शन करने वाला जो अपना ऑफिसर होगा, वो एक सबसे पहले समरी रिपोर्ट देगा विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर सबसे पहले उसको एक समरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और फिर सेकंड चीज, अ फाइनल रिपोर्ट इन पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जीएसटी EW03। सेम फॉर्म के पार्ट बी में फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी कितने टाइम के अंदर? विद इन 3 डेज ऑफ सच इंस्पेक्शन। मतलब सबसे पहले समरी रिपोर्ट 24 आवर्स के अंदर और फिर 3 दिन के अंदर उसकी फाइनल रिपोर्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अगर इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्शन ऑफिसर ने रोका, तो अगर उसने आपको 30 मिनट से ज्यादा रोक लिया तो आपको उस चीज की डिटेल्स खुद आपको फॉर्म जीएसटी EW04 में फर्निश करनी पड़ेगी कि भाई मुझे ट्रांजिट के दौरान तो 30 मिनट से ज्यादा रोका गया था, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था ईवी बिल में। मैंने शॉर्ट एंड स्वीट ज्यादा सब कुछ पार्ट कवर करने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ आए। तो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक काफी डिटेल में इन्होंने ईवी बिल और डेबिट नोट, जीएसटी नोट, क्रेडिट नोट और इनवॉइसेस को कवर किया है। सिद्धार्थ के फाइनल कमेंट्स अपन सुन लेते हैं इनके प्रेजेंटेशन पे, और उसके बाद क्विज है आज। तेरे को आंसर पता दिखते हैं सारे?
लीक नहीं किया करते हैं? लीक नहीं किया नहीं करते। ये दोस्ती कर लेते हैं सबसे। तो ये तैयारी करते हैं सबको। बेसिकली आज का डिस्कशन जो था अपना टैक्स इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट्स और उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है ई इनवॉइसिंग और ईवी बिल के, ऑल्दो ईवी बिल का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और बड़ा लेंथी टॉपिक है, तो वो कभी और कवर किया जा सकता है। बट जो टैक्स इनवॉइस है वो बेसिकली टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एंड फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ सप्लाई। So it was a very good session by all the articles. Thanks. We have HR manager from a company Tesca Limited. Tesca. So Ajay Singh ji, are you there?